हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं मोनोपोली का पार्ट। जैसे आपने पिछली वीडियो में परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट देखा, उसी टाइप से आज मोनोपोली का पार्ट कवर कर रहे हैं, जिसमें हम कवर करेंगे फीचर्स का पार्ट, फिर कवर करेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट का पार्ट। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में क्या था बस फ़र्क कि उस केस में आपको पता है कि P इक्वल टू AR इक्वल टू MR था। तो P कैसे डिटरमिन होती थी प्राइस? मार्केट की सप्लाई और डिमांड के थ्रू, ठीक है, यानी मार्केट की फोर्सेस के थ्रू। हम इंडस्ट्री की बात करते थे, उसमें हमने क्या है, जो सप्लाई का कर्व और डिमांड का कर्व बताया, उसकी जो प्राइस है उसके थ्रू इंडिविजुअल की प्राइस तय होती थी कि इंडिविजुअल जो भी फर्म है वो गुड्स किस प्राइस पे बेचेगी, आपको पता रहता था। तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती थी जहाँ पे आप क्या बोलते थे, AR इक्वल टू MR है। अब आपको पता है कि आप जब आउटपुट निकालने की करते हो इक्विलिब्रियम, तो मैंने हमेशा क्या बोला, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट देखिए। तो आपको पता है कि मार्जिनल कॉस्ट नीचे से इंटरसेक्ट करता था, यहाँ से भी करता था, लेकिन ये ऊपर से कर रहा है तो ये छोड़ देते थे आप, क्योंकि यहाँ मार्जिनल कॉस्ट नीचे आ रही है और रेवेन्यू ऊपर है, तो आप यहाँ पे आके रुकते थे। तो दो कंडीशन थी, आपको पता है, वहाँ पे आपका क्या है, क्वांटिटी का पॉइंट सेट होता था। लेकिन देखिए, अब प्राइस आपने थोड़ी तय की थी परफेक्ट कंपटीशन में, वो तो क्या मार्केट की फोर्सेस के थ्रू हुई। लेकिन यहाँ पे मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब क्या हो गया, सिंगल सेलर। तो इसका मतलब प्राइस पे भी कंट्रोल उसका है और सप्लाई पे भी कंट्रोल उसका है, लेकिन वो प्राइस हाई भी नहीं रख सकता, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो उस केस में आपको पता है कि जनरली क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ही बनेगा, मार्जिनल रेवेन्यू का भी और एवरेज रेवेन्यू का भी। तो मार्जिनल रेवेन्यू को इंटरसेक्ट करते हुए मार्जिनल कॉस्ट जाएगी, क्वांटिटी भी तय होगी। इसके अलावा आपको पता है कि प्राइस भी वही सेट कर रहा है, तो इसका मतलब प्राइस को ये थोड़ी रहेगी, ये तो गलत हो जाएगा। तो मैं आपको सिखाऊंगा इक्विलिब्रियम प्राइस भी तय होती है आउटपुट के साथ साथ, किसमें, मोनोपोली में, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे किसका पार्ट, हाँ, प्रॉफिट और लॉस निकालने का, जो कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन से रिलेटेड है, जो कि आपने पिछली वीडियो में भी देखा। इसके बाद हम देखेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट भी होता है। तो 3 टाइप के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी देखेंगे। इसके अलावा मैंने एक डायग्राम भी बनाया जिससे आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट समझ में आ जाए, तो वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हम देख रहे हैं मोनोपोली। मोनोपोली क्या है? देखिए, मोनोपोली का हिंदी में मतलब क्या होता है, एकाधिकार, या यहाँ पे इंग्लिश में दे रखा है अलोन टू सेल। तो इसका मतलब वो सिचुएशन जहाँ पे सिंगल सेलर ऐसी कमोडिटी या गुड्स को बेच रहा है जिसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। अब आपने ये ऐसे नॉर्मल मीनिंग देखी कि मोनोपोली की ये होती है, क्योंकि नाम सुनते ही क्या बोलता है लोग, पर्सन क्या बोलते हैं, मोनोपोलिस्ट। मोनोपोलिस्ट मतलब क्या हो गया, वो पर्सन यानी वो सिंगल सेलर जो कि ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा है जहाँ पे कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। लेकिन 2 टाइप की होती है, एक तो होती है आपकी प्योर और एक होती है आपकी सिंपल। प्योर को आप परफेक्ट भी बोल सकते हैं और आप सिंपल को इम्परफेक्ट बोल सकते हैं। देखिए, अब जब आप प्रैक्टिकल लाइफ देखेंगे तो उसमें जनरली आपको कौन सी दिखेगी, प्योर नहीं दिखेगी। प्योर मोनोपोली इज नेवर फाउंड इन प्रैक्टिस। आपको कौन सी दिखेगी, सिंपल या इम्परफेक्ट, मतलब कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूट आपको दिख सकता है। क्योंकि अगर आप बोलोगे कि कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, मतलब आपका प्रोडक्ट ही बिक रहा है और कोई आपके जैसा सेम कोई प्रोडक्ट नहीं है या उसके आसपास का कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो उस केस में प्योर मोनोपोली ये बोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, क्रॉस इलास्टिसिटी जो मैंने आपको सिखाई थी कि A और B या टी और कॉफ़ी बताया था कि कॉफ़ी की प्राइसेज में चेंज होने से टी की डिमांड पे क्या असर आ रहा है, तो वो बोल रहा है वो जीरो है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, जीरो, ठीक है। अगर कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं हो तो क्या होगी, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगी, जीरो। अगर वो जीरो होती है तो उस केस में आपका जो खुद की प्राइस इलास्टिसिटी का पार्ट होता है, खुद की, अभी हमने क्रॉस इलास्टिसिटी बोला कि बी की प्राइस में चेंज होने से ए की डिमांड पे क्या असर हुआ, लेकिन ए की अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी बोलेंगे तो उस केस में वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगी। जबकि आपको पता है कि जो आपका AR कर्व बनता है वो एक तरीके से क्या है, सीधे सीधे गिरता हुआ बनता है। जनरली हम ऐसा बनाते हैं, हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बनाते। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, हम जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें हम सिंपल मोनोपोली की बात करते हैं, यानी इम्परफेक्ट मोनोपोली की बात करते हैं जब भी हम प्रैक्टिकल पार्ट देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एग्जांपल बोल रखा है, हाउवर एंड पब्लिक यूटिलिटी, जैसे ट्रांसपोर्ट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, जनरली हमें मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट दिख जाता है। तो आपको पता है कि जैसे हम इंडिया में बात करेंगे तो मोनोपोली का केस देखेंगे तो किस में देखेंगे, इंडियन रेलवे। आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड देखते हो यानी डिपार्टमेंट देखते हो अलग अलग स्टेट के, ठीक है, उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। इसी तरीके से गवर्नमेंट का कंट्रोल किस पे रहेगा, न्यूक्लियर प्लांट पे। अब वो प्योर मोनोपोली हो सकती है क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियर प्लांट और कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता और कोई बना नहीं सकता सिर्फ गवर्नमेंट के अलावा, तो एक तरीके से प्योर मोनोपोली हो गई। अगर आप रेलवे की बात करोगे तो देखो, रेलवे भी ट्रांसपोर्टेशन का काम जनरली होता है, यानी पब्लिक को ट्रैवल पब्लिक पैसेंजर का मतलब आने जाने का पार्ट, या गुड्स के लाने ले जाने का काम भी बोलेंगे, कार्गो से रिलेटेड भी बोलेंगे। तो वो रेलवे जो भी ट्रांसपोर्ट का काम करती है तो और कोई नहीं करती, तो आपको पता है कि उसमें भी एक तरीके से मोनोपोली का पार्ट प्योर हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि अगर आपको रेलवे का पार्ट महंगा लग रहा है तो आप बस से भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ज़्यादातर आप आसपास के गुड्स देखोगे जहाँ पे आपको पता है कि यार एक मोनोपोली है एक पर्सन की, तो क्यों मोनोपोली होगी,
क्योंकि उसके पास या तो इकोनॉमिकल बेनिफिट होगा, या उसने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पेटेंट करवा रखा होगा, या उसको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट मिला हुआ है, या उसको कोई आर्टिफिशियल बेनिफिट मिला हुआ है। कैसे, वो मैं आपको बता दूंगा अभी। अभी देखो फीचर्स दे रखा है, इसलिए पहले फीचर से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक में, पहला सिंगल सेलर ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए अब इसमें ये बोल रखा है कि मोनोपोली मार्केट में क्या होगा, एक ही फर्म होगी जो कि क्या कर रही है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है, सप्लाई कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, जो सिंगल फर्म है वही मिला के क्या बनाती है, इंडस्ट्री बनाती है। ठीक है, तो इसका मतलब फर्म का जो भी आप AR और MR कर्व देखोगे, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, वही इंडस्ट्री का होगा, और जो इंडस्ट्री का होगा वही फर्म का होगा। इसका मतलब फर्म और इंडस्ट्री में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं किया जा सकता, मतलब कोई भी अंतर या फ़र्क नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता है कि जब हम मोनोपोली की बात कर रहे हैं तो सिंगल सेलर, तो कोई कंपटीशन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे बोल रहा है इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एन एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। फिर दूसरा बोल दिया बैरियर टू एंट्री। इसका मतलब क्या हो गया कि जो नई फर्म है वो एंटर नहीं हो सकती मोनोपोलिस्टिक मार्केट में, क्योंकि एक सिंगल सेलर की बात कर रहे हैं। तो उसने जो बैरियर टू एंट्री लगी हुई है वो किस वजह से लगी हुई है, यानी नई फर्म क्यों नहीं एंटर हो सकती, या तो उसको इकोनॉमिक बैरियर का सामना करना पड़ रहा है, या उसको इंस्टीट्यूशनल बैरियर का सामना करना पड़ रहा है नई फर्म को, या लीगल बैरियर का, या आर्टिफिशियल का। अब क्या होते हैं वो भी बता देता हूँ आपको। देखिए अब इकोनॉमिक बैरियर के थ्रू नई फर्म एंटर क्यों नहीं कर पाती। मान के चलो कि मेरी पुरानी फर्म में कोई नई फर्म आना चाहती है, तो वो क्यों नहीं आ पा रही, क्योंकि मेरी पुरानी फर्म में ये मान के चलो, तो उस केस में मेरी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो वैसे ही वो लोएस्ट हो रही है। क्यों, क्योंकि मेरा जो रिटर्न टू स्केल है वो इंक्रीजिंग, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो उस केस में आपको पता है कि एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाती है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल गेन करने के कारण मेरी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कम आ रही है। ये मान के चलो कि जो मटेरियल है मेरे को आराम से अवेलेबल हो रहा है, या ऐसा भी हो सकता है मान के चलो इकोनॉमिक में, जैसे मैंने बोल दिया कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैं बनाता हूँ उसका मटेरियल का राइट भी मेरे पास ही है, यानी जो मटेरियल यानी रॉ मटेरियल है उस पर्टिकुलर फिनिश गुड्स को बनाने के लिए वो भी मेरे पास ही है। ठीक है, तो और कोई फर्म एंटर कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसको मटेरियल मुझसे ही खरीदना पड़ेगा, पर मैं दूंगा ही नहीं। तो एक तरीके से क्या हो गया, इकोनॉमिक बैरियर ही वो हो गया कि वो पर्टिकुलर फर्म एंटर नहीं कर सकती। इंस्टीट्यूशनल का मतलब क्या हो गया, मैंने कोई पेटेंट राइट ले लिया। जैसे आप देख सकते हो कि एप्पल ब्रांड जानते हो आप। ठीक है, जब भी आप एप्पल की बात करते हो तो लोगों के माइंड में, देखो मैं आर्टिफिशियल भी बता देता हूँ इसका मतलब क्या है, जब भी आप एप्पल की बात करते हो तो कईयों के माइंड में क्या आता है, आईफोन। सिर्फ क्या बोलते हैं, जैसे मैंने बोला एप्पल तो क्या बोलेंगे, आईफोन होगा ना। तो इसका मतलब एक तरीके से आपकी उसकी नज़र में ब्रांड नेम बना हुआ है या गुडविल बनी हुई है, तो वो एक तरीके से आर्टिफिशियल पार्ट हो गया, ये बोल दिया। तो आर्टिफिशियल बैरियर लगने का मतलब क्या है कि और कोई अगर मोबाइल कंपनी आएगी तो क्या पता वो सर्वाइव ना कर पाए, क्योंकि सबके माइंड में क्या है, एप्पल एप्पल लेना है, एप्पल लेना है, उसमें कैमरा क्वालिटी अच्छी होती है, टिकटॉक अच्छा बनता है। तो जनरली ये पार्ट हो गया, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। इंस्टीट्यूशनल का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे आपने पेटेंट करा रखा हो। जैसे एप्पल ने क्या कर रखा है, अपने जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर, या मैं बोल सकता हूँ iOS बोलते हैं ना, जैसे हमें पता है कि गूगल का एंड्रॉयड है, उसने सबको वो राइट दे रखा है पेटेंट। इसका मतलब कोई भी कंपनी परचेज कर सकती है। आप सैमसंग के मोबाइल में देखते हो, ओप्पो में भी देखते हो, वीवो में भी देखते हो, MI में भी देखते हो, सब में देखते हो। लेकिन अगर आप एप्पल के मोबाइल की बात करोगे तो उसका क्या होता है, iOS। तो उसने किसी को वो राइट नहीं दे रखा, तो उसकी खुद की एक तरीके से क्या मोनोपोली उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में, क्योंकि उसने इसको उसका राइट किसी को भी नहीं दे रखा। तो अगर आपके पास पेटेंट राइट है तो आप ही वो चीज़ प्रोड्यूस करोगे और कोई प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। लीगल का मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने आपको लाइसेंस दे दिया, गवर्नमेंट ने आपको एक तरीके से जो भी लाइसेंस दिया है उसके थ्रू आप पर्टिकुलर वो गुड्स प्रोड्यूस कर पा रहे हो और कोई फर्म एंटर नहीं कर पा रही, ऐसा पार्ट रहता है। ठीक है, इसके बाद आपको दे रखा है नो क्लोज सब्सटीट्यूट। इसका मतलब है कि देखो आपको पता है कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज आप बना रहे हो उस पर पूरा का पूरा कंट्रोल आपका ही है, क्योंकि आप ही बना रहे हो और आप ही सप्लाई कर रहे हो। तो फुल कंट्रोल आपका मार्केट सप्लाई पे, प्राइस पे भी आपका ही कंट्रोल है। तो इसका मतलब क्या है, आप प्राइस में करो न कि प्राइस स्टे करो। ठीक, द मोनोपोलिस्ट जनरली सेल ए प्रोडक्ट जिसका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता। In such a case, the cross elasticity of demand for the monopolist product and any other product is zero or very small। तो देखिए अगर कोई क्लोज सब्सटीट्यूट है ही नहीं तो क्रॉस इलास्टिसिटी मैंने क्या बताया, जीरो होगी। स्मॉल कब होगी, जब हल्का सा सब्सटीट्यूट है, अवेलेबल है। अगर आपके प्रोडक्ट के साथ साथ कोई दूसरा सब्सटीट्यूट भी अवेलेबल है लेकिन लोग आपका ही प्रोडक्ट खरीद रहे हैं क्योंकि आपकी मोनोपोली है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि क्रॉस इलास्टिसिटी है तो सही लेकिन हल्की सी स्मॉल है। इसका मतलब कुछ कंज्यूमर उसके प्रोडक्ट भी खरीदते हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर मेरी मोनोपोली होने के कारण मेरे प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, कुछ तो है। लेकिन जहाँ पे आपके ही गुड्स खरीद रहे हैं और कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है, जीरो।
और ये भी याद रखिए, देखिए आपको मैंने बोला कि वो मार्केट सप्लाई जो भी प्रोडक्ट की या सर्विस की वो डिटरमिन कर रहा है क्योंकि उसका कंट्रोल, लेकिन याद रखिए कि प्राइस आपको मैंने बोला कि वो इतनी ज़्यादा बढ़ाएगा नहीं उसको, बल्कि क्या करना पड़ेगा, प्राइस कम ही करनी पड़ेगी, तब जाके उसकी डिमांड बढ़ेगी और तब जाके आपका क्या बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनेगा। ठीक है, तो ये बोला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मोनोपोलिस्ट प्रोडक्ट इज ऑल्सो लेस देन 1। तो देखो क्रॉस इलास्टिसिटी तो जनरली जीरो या बहुत कम होगी, लेकिन जो प्राइस इलास्टिसिटी यानी खुद के प्रोडक्ट की प्राइस और खुद के प्रोडक्ट की डिमांड पे क्या असर हो रहा है, तो जनरली वो 1 से कम होती है। ये मैंने आपको रेवेन्यू वाले पार्ट में ही बताया था, जहाँ पे मैंने मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का पार्ट बताया था। मोनोपोली में मैंने बताया था कि स्टीपर होता है जो भी कर्व बनता है, एमआर और एआर कर्व, जबकि फ्लैटर किस में बनता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। इसका मतलब वहाँ पे हाईली इलास्टिक होता है और यहाँ पे लेस इलास्टिक होता है, जिसे आप नॉर्मल इन इलास्टिक भी बोल सकते हैं, 1 से कम। याद रखना जब भी प्राइस इलास्टिसिटी की बात आएगी। एज ए रिजल्ट द मोनोपोलिस्ट फेसेस ए स्टिप डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड करो, आ गया ना, स्टीपर। फ्लैटर नहीं, फ्लैटर किस में होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। फिर इसके बाद दे रखा है फोर्थ मोनोपोली पावर, नहीं मार्केट पावर। अब देखिए मार्केट पावर का मतलब जनरली क्या बोल रहा है, दैट इज इट हैज़ द एबिलिटी टू चार्ज ए प्राइस अबव मार्जिनल कॉस्ट एंड अर्न ए पॉजिटिव प्रॉफिट। मतलब एडिशनल क्वांटिटी बेचने पर जो एडिशनल कॉस्ट है उससे ऊपर अगर आप क्या कर रहे हो, एडिशनल प्राइस सेट कर पा रहे हो, तो इस केस में आप क्या करोगे, पॉजिटिव प्रॉफिट मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट करोगे ही करोगे। ये नहीं कि नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो। जनरली आपको बताया कि लॉन्ग रन में आपको जो मैं बताऊंगा, जब भी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, शॉर्ट रन में क्या है, आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कमा सकते हो जिसको आप सुपर नॉर्मल बोलते हो, नॉर्मल भी कमा सकते हो और लॉस भी हो सकता है। लेकिन जब भी लॉन्ग रन का पार्ट आता है तो ये माना जाता है कि जो मोनोपोली फॉर्म है वो हमेशा एक्स्ट्रा नॉर्मल या जिसको आप सुपर नॉर्मल बोलते हो तो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाती है, ऐसा बोला जाता है। तो आपको पता है उसमें जनरली ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो लॉन्ग रन में चल रही है, तो इसका मतलब सारे के सारे कस्टमर उस पर डिपेंडेंट है, ये बोल सकते हैं। तो आप हमेशा क्या करोगे, अपनी जो एडिशनल कॉस्ट है उससे ज़्यादा ही रेवेन्यू कमाओगे। इसके अलावा क्या बोल दिया, वाइल टू सम एक्सटेंट ऑल गुड्स आर सब्स्टिट्यूट फॉर वन अनदर। लेकिन कभी कभी ये क्या बोल रहा है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स भी होते हैं, लेकिन उसमें आपका गुड्स सबसे अलग दिखता है। ठीक है, यानी जो भी चैन ऑफ सब्स्टिट्यूशन है उसमें एक तरीके से आप गैप प्रोवाइड कर लेते हो। गैप का मतलब क्या हुआ, आपका गुड्स आपको पता है कि देखो 1 गुड, 2 गुड, 3 गुड्स, 4 गुड, ये चारों सेम लग रहे हैं, लेकिन उसमें से सेकंड वाला आपका है और वो बिल्कुल अलग से खड़ा हो रहा है, और बाकी सारे कस्टमर आपके गुड्स की डिमांड कर रहे हैं, ना कि 1 गुड्स की, ना 3rd की, ना 4th की, इस सेकंड वाले की डिमांड कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप क्या हो, एक तरीके से मोनोपोलिस्ट के फॉर्म में हो। उस केस में हम क्या बोल रहे हैं कि गुड्स की जो भी सप्लाई है उस पर कंट्रोल किसका है, आपका। अब वो किसी वजह से हो सकता है, आपकी क्वालिटी की वजह से, आपकी गुडविल की वजह से, आपके मैंने बता दिया कि पेटेंट के राइट की वजह से, तो इस पर्टिकुलर चीज़ों की वजह से हो सकता है। तो मार्केट में एक तरीके से आपकी पावर बता रहा है। फिर आपको बोल रखा है 5वें पॉइंट में प्राइस मेकर। प्राइस मेकर का मतलब आपको पता ही है कि प्राइस पे जो पूरा का पूरा कंट्रोल क्या होता है, आपका ही होता है। तो जनरली क्या बोलते हैं कि आप एक तरीके से प्राइस टेकर नहीं हो, प्राइस मेक यानी प्राइस बनाने वाले हो। ही कैन फिक्स वॉट एवर प्राइस ही विशेज टू फिक्स फॉर हिज प्रोडक्ट। लेकिन देखिए प्राइस फिक्स करने के बाद अगर उसको ज़्यादा बेचने हैं तो उसको प्राइसेस कम करनी पड़ेगी, तब जाके ही उसका जो एवरेज रेवेन्यू कर्व या जिसको आप डिमांड कर्व बोलते हो वो गिरता हुआ बनेगा, याद रखना। फिर आपको दे रखा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये तो इसका मेन पॉइंट होता है, याद रखना, क्योंकि इसका मैंने अलग से टॉपिक भी कवर किया है, क्योंकि हमारे जो टॉपिक है नेट के उसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अलग से दे रखा है, इसलिए मैंने अलग से भी इसको कवर किया है। देखिए इसमें क्या बोल रखा है कि जो मोनोपोलिस्ट है वो उसी पर्टिकुलर यानी सेम गुड्स या सर्विस के लिए डिफरेंट बायर से डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर सकता है। इसका एग्जांपल क्या होगा, देखिए इसको जनरली हम डिफरेंशियल प्राइसिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डिफरेंशियल प्राइसिंग, कि अलग अलग प्राइस सेट कर रहे हो अलग अलग बायर के लिए उसी पर्टिकुलर सेम गुड्स या सर्विस के लिए। अब देखिए मैं सर्विस का एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे डॉक्टर, जैसे हमारे पास में एक डॉक्टर है रहता, तो यानी उसने खुद का घर पे क्लिनिक भी खोल रखा है, तो जब उसके घर पे जाते हैं तो वो कितने लेता है, 300 रुपीज़ या 200 रुपीज़ पर कंसल्टेंसी के लेता है। ठीक है, आपको पता है 3 डेज़ के लिए अलाउ होता है, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो उसके हिसाब से वो क्या करता है 300 या 200 रुपीज़ लेता है पर कंसल्टेंसी के। लेकिन अगर जहाँ पे वो हॉस्पिटल में जाता है दूसरे एरिया में, वहाँ जाओगे तो वहाँ पे वो 500 रुपीज़ लेता है या 600 रुपीज़ लेता है। तो वो ज़्यादा क्यों लेता है, तो उस केस में क्या आ गया, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट आ गया, कि वो सेम कंसल्टेंसी सर्विस दे रहा है लेकिन डिफरेंट प्राइस रख रहा है डिफरेंट बायर्स के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि गली के आसपास एरिया के लोग जो भी हैं वो ज़रूरी नहीं इतने एफिशिएंट हो। हम बोल सकते हैं देखो पुअर गरीब लोगों के लिए क्या है, कम प्राइस रख रहा है, और रिचर सेक्शन के लिए ज़्यादा प्राइस रख रहा है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप सोच सकते हो, अगर आप देखो मूवी देखने जाते हो सिनेमा हॉल में, तो आपको पता है कि सिल्वर, गोल्ड, डायमंड ऐसे होती है। तो आपको पता है कि जब ऊपर ऊपर देखते हो, या रिक्लाइनर भी बोलते हैं, तो आपको पता है कि रिक्लाइनर की सीट क्या होती है, महंगी होती है। उसके बाद डायमंड आती है,
तो डायमंड की भी क्या होती है, उससे थोड़ी सी सस्ती होती है लेकिन वो भी महंगी होती है। फिर आपको पता है कि क्या आता है, जो मैंने बताया गोल्ड आता है। फिर सिल्वर, सिल्वर क्या होता है, बिल्कुल स्क्रीन के सामने देख रहे हो नीचे नीचे, तो उसकी प्राइस सबसे सस्ती होती है। तो ऐसे क्यों, क्योंकि प्राइस को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, मोनोपोलिस्ट कर सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैंने एक एग्जांपल दिया, उसी तरीके से मोनोपोलिस्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। अलग अलग हम बोल सकते हैं कि कस्टमर के लिए अलग अलग प्राइसेस सेट कर सकता है। पूरा पार्ट डिटेल में आएगा, अभी मैंने बस आपको एग्जांपल दे दिया। इसी तरीके से बोल रखा है इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है, लेस देन वन, जो कि मैंने आपको बता ही दिया कि अगर वो एडिशनल यूनिट बेचना चाहता है तो उसके लिए उसको कमोडिटी की प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा। जैसे वो रिड्यूस करेगा तो उसका डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनेगा। लेकिन डिमांड जो रहती है वो रहती है इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब क्या है कि प्राइस में जितना परसेंटेज चेंज किया है उसके प्रोपोर्शन में डिमांड में कम चेंज हुआ है। कि अगर प्राइस में 10% चेंज किया है तो डिमांड में क्या चेंज हुआ है, मान के चलो 5%, 8%, तो एक से कम है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि मोनोपोलीज कैसे अराइज होती है, उसके बहुत सारे रीजन दे रखे हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है फ्यू रीजन फॉर अकरेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ मोनोपोली आर। सबसे पहला क्या है, इसमें क्या दे रखा है, ये बोल रहा है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ओवर ए स्कैर्स रिसोर्सेज, इनपुट और टेक्नोलॉजी बाय ए सिंगल फर्म, लिमिटिंग द एक्सेस ऑफ अदर फर्म टू दीज रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है, आपके पास एक तरीके से स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है उन पर्टिकुलर स्कैर्स रिसोर्सेज पे या जो भी इनपुट या टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। ठीक है, तो वो सिंगल फर्म के पास राइट है, एक तरीके से वो मोनोपोलिस्ट बन रही है, और बाकी सारी फर्म के पास कम राइट है हम बोल सकते हैं। या अगर जब ये फर्म चाहेगी तब जाके ही वो पर्टिकुलर ये परचेज कर पाएंगे। जैसे मैंने बताया ना कि मटेरियल का राइट आपके पास है, तो आप ही एक तरीके से उस मटेरियल को यूज़ कर सकते हो और प्रोडक्ट को बना सकते हो, दूसरा कोई बनाने की कोशिश कर ही नहीं पाएगा। फिर आपको बोल दिया थ्रू डेवलपिंग और एक्वायरिंग कंट्रोल ओवर ए यूनिक प्रोडक्ट। आपने इतनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हुई है जिसके थ्रू जो भी आपने एक तरीके से प्रोडक्ट बनाया उसका कंट्रोल आप पे ही है। अगर कोई दूसरा आएगा तो उसको बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करना पड़ेगा, तो क्या पता उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं हो कि वो कॉपी कर पाए, उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली लग रहा हो। ठीक है, थर्ड में क्या बोल दिया, गवर्नमेंट आपको एक्सक्लूसिव राइट दे रही है, तो गवर्नमेंट एक तरीके से आपको लाइसेंस दे रही है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। ये पार्ट आ गया। फिर आपको फोर्थ में क्या दे रखा है, वही आपने क्या करा, कोई पर्टिकुलर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, उसके थ्रू जो भी आपने इन्वेंट किया पार्ट, तो उसका आपको पेटेंट मिल गया या कॉपीराइट मिल गया, जिसे हम बोलते हैं कि देखो पेटेंट कॉपीराइट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आते हैं आपके पेटेंट कॉपीराइट, तो उसके लिए। और इसी तरीके से आपके इनोवेशन को एनकरेज करने के लिए। ये नहीं कि अगर पेटेंट होता ही नहीं तो कोई इनोवेशन कर ही नहीं पाता। क्यों, क्योंकि सामने वाला फटाफट कॉपी कर लेता, लेकिन सामने वाला कॉपी कर ही नहीं पाएगा क्योंकि आपके पास वो पेटेंट या कॉपीराइट है। जैसे मैंने आपको बताया एप्पल का एग्जांपल, ठीक है, कि उसके पास उसके क्या है, जो भी यूज़र इंटरफेस देखोगे तो वो उसी के पास राइट है। फिर सैमसंग का अगर यूजर इंटरफेस देखोगे तो वो सैमसंग के पास राइट है। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, तो जिसके पास राइट होगा वो यूज़ कर पाएगा, उसकी परमिशन के बिना दूसरा कोई यूज़ नहीं कर सकता। फिफ्थ आपको बोल रखा है बिजनेस कॉम्बिनेशन और कार्टेल। ज़्यादातर मोस्ट कंट्री में बोल रहा है इलीगल है। कार्टेल मतलब क्या हो गया, वो सारी जो फर्म्स होगी वो एक साथ एक ग्रुप बना लेगी, छोटी छोटी फर्म्स जो भी होंगी ना वो एक साथ ग्रुप बना लेगी, क्योंकि आपको पता है कि संगठन में ही शक्ति होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ग्रुप बन गया तो ग्रुप बन गया तो आपस में वो जो प्राइस डिसाइड करेगी पर्टिकुलर वही प्राइस चलेगी, और बाकी जो फर्म ग्रुप में नहीं है एक तरीके से वो पिछड़ जाएंगी। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन और कार्टेल्स वेयर फॉर्मर कॉम्पिटिटर्स कॉपरेट ऑन प्राइसिंग और मार्केट शेयर। ठीक, तो वो कॉम्पिटिटर आपस में मिल जाते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं, और उसके हिसाब से क्या करते हैं, जो भी मार्केट का शेयर है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंडर मिल लेते हैं और उसके हिसाब से प्राइसिंग डिसाइड करते हैं। तो वो कार्टेल हो गया। आगे भी आएगा। अब आपको दे रखा है 6 पॉइंट। इसमें जनरली ये दे दिया कि देखिए आपको पता है कि जब भी आपका बिजनेस अगर बड़ा होता है तो उस केस में स्टार्टअप कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। इसके अलावा क्या होता है, आगे इक्विपमेंट जो भी आते हैं या टेक्निकल नो हाउ जो भी होगी वो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा पार्ट कॉस्टली होता है। तो उस केस में जो भी नई फर्म आना चाहिए वो नहीं आ पाएगी, क्योंकि आपने इतनी सारी कॉस्ट इंकर की है। मान लो कोई प्रोजेक्ट है जिसमें आपको पता है कि 100 करोड़ लगेंगे, अब दूसरी फर्म आने की नहीं करेगी क्योंकि उसके पास इतना बजट ही नहीं है, या जो भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है वो उसको मिल ही नहीं पा रही, मिल भी पा रही है तो ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, तो उस केस में क्या करेगी, वो आने की ही नहीं करेगी। तो एक ही सिंगल फर्म रहेगी, जनरली वही काम करेगी और वही एक तरीके से मोनोपोलिस्ट कहलाएगी। इसमें ये बोल रहा है। 7th पॉइंट में आपको क्या दे रखा है, नेचुरल मोनोपोली अराइज क्यों होती है, क्योंकि आपका जब लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। इसका मतलब अगर जो 2-3 फर्म जब एक साथ गुड्स कुछ बनाती हैं यानी बनाती हैं तब जाके कॉस्ट पर यूनिट कम आती है, लेकिन वो सिंगल फर्म ही क्या कर रही है, उन 2-3 फर्म की जगह ले रही है।
यानी सिंगल फर्म ही ऐसे प्रोड्यूस कर पा रही है कि उनका सारा का सारा आउटपुट जो भी निकल रहा है वो लोअर कॉस्ट पे निकल रहा है, जिसको मैंने आपको बताया था कि अगर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो, मतलब इकोनॉमिक बैरियर वाले पार्ट में बताया था कि नई फर्म क्यों नहीं आ पाती, क्योंकि आपकी फर्म का एक तरीके से क्या है, जो इकोनॉमिक कॉस्ट का पार्ट है वो कम आ रहा है। इसका मतलब कॉस्ट पर यूनिट आपकी कम आ रही है और आप इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल गेन करते जा रहे हो। ठीक है, ये बोला इट इज़ ऑफन वेस्टफुल फॉर कंज्यूमर एंड द इकोनॉमी टू हैव मोर देन वन सच सप्लायर इन ए रीजन बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ डुप्लीकेटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस केस में बोलता है कि इसलिए दो या उससे ज़्यादा फर्म की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि कभी कभी आपकी जो इकोनॉमी या स्टेट के लिए, अगर हम स्टेट वाइज भी बात करें, जैसे मैंने बोल दिया राजस्थान में, आप महाराष्ट्र, गुजरात, तो आपको पता है कि जब अलग अलग स्टेट की बात करोगे तो इस हिसाब से अगर एक से ज़्यादा फर्म्स होगी तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो वेस्टफुल हो जाएगा, किसके लिए, कंज्यूमर के लिए भी और इकोनॉमी के लिए, बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ डुप्लीकेटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब सेम टू सेम कोई पर्सन आ रहा है और सेम टू सेम कंपनी आ रही है, जबकि ऐसी फैसिलिटी की ज़रूरत ही नहीं थी और एक ही फर्म की ज़रूरत थी, क्योंकि एक ही फर्म क्या कर रही है, लोअर कॉस्ट निकाल के आ रही है। तो ज़्यादातर देखिए एग्जाम्पल में क्या दे दिया, टेलीफोन सर्विस, नेचुरल गैस सप्लाई एंड इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो जनरली आप नेचुरल गैस में देखोगे तो आपको क्या दिखेगी, मेरे हिसाब से दो कंपनी ही दिखेगी ज़्यादातर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत गैस। इसके अलावा भी हो सकती है। इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन में जनरली आप देखो तो क्या दिखेगी आपको, गवर्नमेंट की ही दिखेगी। हाँ याद रखना, देखो डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, जनरेशन कोई भी कर सकती है, जैसे रिलायंस कंपनी भी किस में लगी हुई है, जनरेशन में लगी हुई है, मतलब प्राइवेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए यानी पब्लिक प्राइवेट जो भी कंपनी है, लेकिन गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है। आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी कंट्रोल है गवर्नमेंट का है। JVVNL जैसे हमारे यहाँ पे जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड स्टेट के हिसाब से बने हुए हैं। जैसे अजमेर की बात करेंगे तो अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आपके महाराष्ट्र की बात करेंगे तो उसका अलग है। तो आपको पता है कि एक तरीके से वो मोनोपोली का पार्ट आ गया डिस्ट्रीब्यूशन में, कि गवर्नमेंट ही क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जरूरी नहीं है जनरेट करे, जनरेट का पार्ट अलग अलग दे दिया। फिर आपको बोल दिया 8 इनॉर्मस गुडविल एंजॉयड बाय अ फर्म फॉर ए कंसीडरेबली लॉन्ग पीरियड क्रिएट्स डिफिकल्टी बैरियर टू एंट्री। इसका मतलब आपकी इमेज है, मैंने बताया आपकी ब्रांडिंग है, ब्रांड नेम की वजह से क्या हो गया, कोई नई फर्म जो आ रही है वो आ ही नहीं पा रही, डिफिकल्टी हो रही है। 9th stringent legal and regulatory requirement effectively discourage entry of new firm without being specifically prohibited। इसका मतलब आपको मना नहीं किया गया, लेकिन आपकी लीगल रिक्वायरमेंट इतनी सारी है, रेगुलेटरी इतनी है कि आपको बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा है, तो आप आने की नहीं करते हो, तो नई फर्म आने की करेगी नहीं। और पुरानी फर्म है, उन्होंने तो सारी रिक्वायरमेंट पूरी की हुई है, तो वैसे ही वो क्या कर रही है, लॉन्ग रन में एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रही है आराम से। ठीक है, 10th आपको बोल दिया, देखिए क्या बोल रहा है, फर्म यूज वेरियस एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस ऑफन रेफर टू एज प्रीडेटरी प्रैक्टिस सच एज लिमिट प्राइसिंग और प्रीडेटरी प्राइसिंग इंटेंडेड टू डू अवे विद एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल कंपटीशन। देखिए जैसे मुझे पता है कि मेरी गुडविल है मार्केट में, इमेज है, तो उस केस में मेरी जो है ना लोअर कॉस्ट पर यूनिट वैसे ही आ रही है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि एक तरीके से इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में गेन कर रहा हूँ, इकोनॉमी ऑफ स्केल को रीप कर रहा हूँ, आराम से बेनिफिट उसका उठा रहा हूँ। तो उस केस में कोई नई फर्म अगर आएगी और मुझे पता है कि वो क्या कर रही है, जो मेरी प्राइस है उससे कम करने ही कर रही है, उससे पहले ही मैं क्या कर दूंगा, प्राइस लिमिट कर दूंगा और प्राइस कम करके अपने ज़्यादा गुड्स बेचने ही कर लूँगा। तो उस केस में वो नई फर्म आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि नई फर्म की कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। तो हम पहले से क्या कर रहे हैं, प्रीडेटरी टैक्टिक्स अपना रहे हैं, जैसे प्राइसिंग को लिमिट करना। ठीक है, एंड प्रीडेटरी प्राइसिंग, पहले से प्राइसिंग सेट कर रहे हैं इंटेंडेड टू डू अवे विद एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल कंपटीशन, कि जो भी पोटेंशियल कंपटीशन आने वाला है उनको हटाया जा सके। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है कि रियल लाइफ में प्योर मोनोपोली की जो बात कर रहा है, प्योर मोनोपोलीज आर नॉट कॉमन बिकॉज मोनोपोलीज आर आइदर रेगुलेटेड और प्रोहिबिटेड ऑल टुगेदर। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंटल कंट्रोल तो रहता ही है, लाइसेंसिंग का पार्ट गवर्नमेंट ने दिया, तो गवर्नमेंट कभी भी लाइसेंस हटा सकती है। तो यहाँ पे ये नहीं कि आपकी प्योर मोनोपोली है, आपकी क्या रहेगी, इम्परफेक्ट या सिंपल। इसका मतलब या तो वो कंट्रोल्ड रहेगी या उस पर कुछ ना कुछ प्रोहिबिशन लगे तो रहेंगे ही रहेंगे। मोनोपोलिस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर सको, ज़रूरी नहीं है ऐसा, तो वो तो प्योर मोनोपोली में होता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आपको पता है कि जहाँ रेगुलेटेड और प्रोहिबिटेड है तो वहाँ पे आपको कंट्रोल किया जा रहा है कुछ हद तक, बट वन प्रोड्यूसर में डोमिनेट द सप्लाई ऑफ गुड और ग्रुप ऑफ गुड्स। तो आपको पता है कि देखो बहुत सारे अगर सब्स्टिट्यूट हैं भी, तो उसमें एक प्रोड्यूसर अगर अपनी गुडविल के थ्रू, अपने मैंने बताया इकोनॉमिक एक्सेप्टेंस के थ्रू, जो मैंने बताया कि लोअर कॉस्ट पर यूनिट कर रहा है, या इंस्टीट्यूशनल एक्सेप्टेंस मतलब पेटेंट वेटेंट राइट के थ्रू, या फाइनेंशियल बेनिफिट के थ्रू, जिस भी बेनिफिट के थ्रू क्या कर रहा है, खुद को अलग कर पा रहा है, तो उस केस में वो मोनोपोलिस्ट कहला रहा है। अर्लियर ये बोल रहा है कि शुरू में क्या होता था, पब्लिक यूटिलिटीज़ की जैसे ट्रांसपोर्ट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये जनरली प्योर मोनोपोली के फॉर्म में थी। ठीक है, तो ये बोल रहा है एटसेट्रा मोनोपोलिस्टिक मार्केट्स एग्जिस्टेड
सो एज टू रिप द बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो सारा का सारा पार्ट किसके हाथ में था, ये बोला गवर्नमेंट के। बट दीज मार्केट्स हैव बीन डीरेगुलेटेड एंड ओपन टू कॉम्पिटिशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट बोला, तो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने का पार्ट डिपार्टमेंट के पास में, लेकिन जनरेशन का पार्ट आप देखोगे प्राइवेट कंपनीज के पास में भी आ गया। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड आप पार्ट देखोगे तो व्हीकल चलाने का पार्ट, जैसे मैं बोलूँगा रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन रेलवे की पटरियाँ बनाना, लोकोमोटिव इंजन बनाना, वो किसके पास है, प्राइवेट कंपनीज के पास में। तो अगर रेलवे कंपनी सारा ही खुद करती तो हम क्या बोलते हैं, पूरे रेलवे का पार्ट, मतलब जो पटरियाँ बनाना, इंजन बनाना, इसके अलावा फिर चलाना, यानी पैसेंजर को सर्विसेज देना, ट्रैवल का पार्ट, तो वो सारा का सारा किसका होगा, रेलवे कंपनी का होता, तो वो प्योर मोनोपोली होती। लेकिन अब प्योर मोनोपोली रही नहीं, क्यों, क्योंकि कुछ पार्ट किसको दे दिया गया, धीरे धीरे डीरेगुलेट करके प्राइवेट सेक्टर के हाथों में भी दे दिया गया। लेकिन देखिए जो रेलवे है ना, ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट सारा का सारा किसके हाथ में है, रेलवे डिपार्टमेंट। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक तरीके से क्या हो गया, लाने ले जाने का काम, ठीक है, पैसेंजर को लाने ले जाने का, या हम बोल सकते हैं कार्गो का जनरली पार्ट। लेकिन अगर आप देखोगे पटरियाँ बनती है जो भी, या जो भी लोकोमोटिव इंजन बनते हैं, तो वो किसके थ्रू बनते हैं, हम बोल सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी या टेंडर, इनके थ्रू जनरली बनाए जाते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी जो होती है, तो जनरेट का मतलब क्या हुआ, बनना, तो वो भी क्या है, आजकल प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। बट दीज मार्केट हैव बीन डीरेगुलेटेड एंड ओपन टू कॉम्पिटिशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इन इंडिया, इंडियन रेलवे हैज़ मोनोपोली इन रेल ट्रांसपोर्टेशन, आ गया। देर इज़ ए गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर जो भी प्लांट है उससे रिलेटेड जो भी मोनोपोली वो किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, और कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं बना सकता है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि रेल ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या हो गया, एक तरीके से पैसेंजर को लाना ले जाना, या गुड्स से रिलेटेड, गुड्स को लाना ले जाना, कार्गो से रिलेटेड, इसमें मोनोपोली है। लेकिन अगर आप पटरीज की बात करेंगे, या आप इंजन की बात करेंगे, या जो बैक यानी पीछे के जो काम है जनरली उनकी बात करोगे, तो वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में ही है। तो उस केस में ज़रूरी नहीं कि मोनोपोली हो। अब आपको दे रखा है मोनोपोलिस्ट रेवेन्यू कर्व। देखिए अब आपको है ना रेवेन्यू कर्व जनरली पता है इसका कैसे बनेगा, वही दोनों एक तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेंगे। रीजन भी क्या आपको पता है, क्योंकि उसी पर्टिकुलर प्राइस पे क्या कर सकता है, वो ज़्यादा गुड्स नहीं बेच सकता, तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्राइसेस को कम करना पड़ेगा, तब जाके उसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन आपको पता है कि मोनोपोलिस्ट की इनइलास्टिक रहती है। हम ये भी बोल सकते हैं, देखो कस्टमर को पता है कि हमें इससे ही गुड्स खरीदना है, तो अगर ये 2 की जगह 3 गुड्स दे रहा है, ठीक है, और प्राइसेस कम कर रहा है, तो हम थोड़ा सा अट्रैक्ट होंगे, इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे। कस्टमर कुछ कुछ अट्रैक्ट होंगे, ये नहीं कि सारे के सारे कस्टमर हो जाएं और हाई इलास्टिक डिमांड हो। क्योंकि अगर मुझे पता है कि मेरी 2 से ही नीड पूरी हो जाती है, तो मैं 3 की तरफ ज़रूरी नहीं है जाऊँ, और प्राइसेस भी इतनी कोई ज़्यादा कम नहीं होगी, इसलिए मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं 2 से भी एक तरीके से सर्वाइव कर पा रहा हूँ, और मुझे इतना ज़्यादा कोई बेनिफिट भी ज़रूरी नहीं मिले कि 2 की जगह अगर मैं 3 कंज्यूम कर देता हूँ। तो नॉर्मल प्रैक्टिकली ऐसे पार्ट रहता है। पर यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, एक मोनोपोलिस्ट क्या होता है, फ्री होता है कि वो अपनी डिज़ायर के हिसाब से प्राइसेस सेट कर दे, एंड विल यूजली सेट द प्राइस दैट यील्ड द लार्जेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट। और बोल रहा है कि वो प्राइस सेट करना चाहेगा जिस पे उसको लार्जेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट मिल सके। ये बोल रहा है कि सिंस मोनोपोलिस्ट फर्म इज अज्यूम टू बी द ओनली प्रोड्यूसर ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो इसका जो डिमांड कर्व होगा वो मार्केट के डिमांड कर्व के थ्रू आइडेंटिकल होगा। मतलब इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री सेम होती है, आपको पता है, क्योंकि फर्म ही इंडस्ट्री है, तो उस केस में जो मार्केट का डिमांड कर्व बनेगा और उसकी इंडिविजुअल फर्म का डिमांड कर्व बनेगा, सेम ही बनेगा, ठीक है। द मार्केट डिमांड कर्व विच एग्जिबिट्स द टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट ए बायर विल ऑफर टू बाय एट ईच प्राइस ऑल्सो शोज द क्वांटिटी दैट द मोनोपोलिस्ट विल बी एबल टू सेल एट एवरी प्राइस दैट ही सेट्स। तो इसका मतलब अगर आपने ये एग्जाम्पल देखा, ठीक है, तो इसमें जनरली क्या बोल रखा है कि जो आपका एवरेज रेवेन्यू का पार्ट है वो जनरली किसको डिनोट कर रहा है, डिमांड कर्व को डिनोट कर रहा है, जिसमें जनरली बोल रहा है कि अलग अलग पर्टिकुलर क्वांटिटी पे जो कंज्यूमर बाय करने के लिए तैयार है, तो कंज्यूमर देखो कितना तैयार है। हम देख सकते हैं कि अगर हमने 9.5 प्राइस तय किया, 10 की जगह 9.5, तो एक क्वांटिटी, 9.5 से 9 तो 2 क्वांटिटी, 9 से 8.5 तो 3 क्वांटिटी। तो आप देख सकते हो टोटल रेवेन्यू जनरली बढ़ रहा है, लेकिन मार्जिनल के हिसाब से देखोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एक पॉइंट बाद क्या आएगा, 0 आएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये नॉर्मल कर्व है, आपने पहले वाली वीडियो यानी रेवेन्यू वाले पार्ट में भी देखा, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा, फिर भी जनरल इसमें दे रखा है, तो आप देख सकते हैं इस टाइप से आपका बनेगा। और ये आपको दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आपका कर्व दे रखा है ये AR का है, और जो MR का ये पार्ट दे रखा है। मान के चलो कि एक तरीके से MR क्या होता है, AR का हाफ होता है, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए 0 भी जा रहा है और नेगेटिव,
इसको जानबूझ के यहाँ जीरो तक ले लिया है। वैसे जनरली क्या है, AR रियल सिचुएशन में जीरो नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि कुछ ना कुछ टोटल रेवेन्यू तो होगा ही होगा। लेकिन बस क्या है, डिमांड कर्व के थ्रू समझाने के लिए इसने बता दिया कि AR कर्व किसके इक्वल होता है, हमेशा डिमांड कर्व के होता है। तो एक बार ये जरूर देखना, ये आपको दे रखा है लिखा हुआ। फिर आपको बोल रखा है कि एक एग्जांपल में ऐसे ही बना के दे रखा है, सपोज द स्ट्रेट लाइन इन अबव फिगर इज द मार्केट डिमांड कर्व फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट ए। कि मान के चलो कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ए था, उसकी आप कोई क्वांटिटी बेच रहे थे और उसकी प्राइसेस सेट थी। सपोज मैसर्स एक्स एंड कंपनी इज द ओनली प्रोड्यूसर ऑफ ए प्रोडक्ट ए, सो दैट इट फेसेस द एंटायर मार्केट डिमांड। The firm faces a downward sloping demand curve because if it want to sell more, it has to reduce the price of product। ये मैंने बार बार आपको बताया कि ज़्यादा बेचने के लिए प्राइसेस क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। अब देखो आपको हाइपोथेटिकल वैल्यूज़ दे रखी है, हाइपोथेटिकल मतलब पॉसिबल वैल्यूज़ दे रखी है, यानी एक एग्जाम्पल बना के दे रखा है जिसको आप कवर कर लो, यानी आप खुद ही देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसका पूरा का पूरा नीचे पार्ट दे रखा है। अब देखिए मैं आपको ये पढ़ाता, लेकिन एक बार आप पढ़ के देखना, बिल्कुल बकवास है, लेकिन मैंने जानबूझ के इसलिए कराया क्योंकि आपकी बस प्रैक्टिस होती जाएगी कि आप देखोगे कि सेलर अगर क्या बेच रहा है। देखिए चलो फिर भी मैं ये लाइन पढ़ लेता हूँ, ये पर्टिकुलर पैराग्राफ आप पढ़ना। फिर भी देखिए अगर आपको ये पर्टिकुलर पैराग्राफ सारे के सारा नहीं पढ़ना तो कोई ज़रूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है, याद रखना। ये मैंने ऐसे ही कवर कराया। ये बोल रहा है, इफ़ द सेलर विशेज टू चार्ज ₹10 ही कैन नॉट सेल एनी यूनिट एज नो बायर वुड बी विलिंग टू बाय एट सच ए हाई प्राइस। आप ऊपर देख सकते हैं कि ₹10 की प्राइस पे आपकी जो जीरो क्वांटिटी का पार्ट बोल रहा है, तो सारा का सारा ये बोल रहा है। अब नीचे आपको बोल रहा है, अल्टरनेटिवली इफ़ ही विशेज टू सेल 10 यूनिट्स। देखो अभी मैंने बताया था ₹10 में 0 यूनिट्स, लेकिन अगर वो 10 यूनिट बेचना चाहता है, ये 10 यूनिट है यहाँ पे, तो उसको प्राइस कितनी सेट करनी पड़ेगी। पहले देखो ₹10 की जब प्राइस थी तब 0 क्वांटिटी थी, लेकिन जैसे ही ₹5 की प्राइस रखी, मतलब 10 से जैसे ही 5 लेके आए तो अब 10 यूनिट्स बिकने लग गई। ठीक, तो ये बोल रहा है, इफ़ ही विशेज टू सेल 10 यूनिट्स हिज प्राइस कैन नॉट बी हायर देन ₹5 बिकॉज द सेलर चार्जेज ए सिंगल प्राइस फॉर ऑल यूनिट्स ही सेल। एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट इज आइडेंटिकल विथ प्राइस। तो जो बोल रहा है कि जो प्राइस है ₹5 ये पर यूनिट के हिसाब से, तो जैसे जैसे एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूमर क्या करता जाएगा, डिमांड करता जाएगा, तो वो कब करेगा, जब प्राइसेस कम होती जा रही है। अगर प्राइस कम ही नहीं होगी तो वो एक्स्ट्रा यूनिट डिमांड ही नहीं करेगा। आपको पता है कि अगर ₹10 की प्राइस ही रहती तो वो 0 डिमांड करता। 10 के बाद कितनी हुई थी, 9.5। देख लेना जाके, आपको दिख रहा होगा। जैसे आप ऊपर क्या करोगे, पर्टिकुलर PDF को देखोगे तो आपको पता चलेगा 1 यूनिट है। फिर 8.5 पे जनरली आप 9 पे देखोगे 2 यूनिट, 8.5 पे 3, 8 पे 4, ऐसे देखोगे। ठीक है, एंड दस द मार्केट डिमांड कर्व इज द एवरेज रेवेन्यू कर्व फॉर द मोनोपोलिस्ट, ऐसे बोल रखा है। फिर ये जो सारा का सारा मैं आपको बता रहा हूँ कि 8.5 पे कितना है, ये सारा नीचे दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा। ठीक, तो ये पॉइंट है, मैं देख लेता हूँ कोई एक्स्ट्रा तो नहीं है, नहीं, बस यही है, सिंपल सा पार्ट है। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, कि आपने जो ऊपर पार्ट देखा तो उससे आपको रिलेशनशिप पता चला कि AR और MR के बीच में क्या है। वैसे ये मैंने ना आपको रेवेन्यू वाले पार्ट में बताया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा अलग था, इसमें भी अलग है। AR एंड MR आर बोथ नेगेटिवली बाय स्लोप्ड कर्व। इसका मतलब थोड़ी थ्योरीज का पार्ट अलग लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप पिछली थ्योरीज भी देखोगे रेवेन्यू वाले पार्ट में तो आपको सेम दिखेगी। उसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे मैंने बताया था कि अगर AR डिक्रीजिंग है तो MR भी डिक्रीज हो रहा होगा, लेकिन वो AR से फास्टर डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग MR कर्व है वो जनरली एक तरीके से फास्टर हो रहा है, तो AR से हमेशा वो नीचे ही रहेगा, MR हमेशा क्या रहेगा, नीचे रहेगा, और AR हमेशा ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे जनरली यही बोल रखा है कि AR और MR बोथ नेगेटिवली बाय स्लोप, यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। द स्लोप ऑफ द MR कर्व इज ट्वाइस दैट ऑफ AR कर्व। ठीक है, क्योंकि MR कर्व क्या है, AR से नीचे है, तो एक तरीके से बोल रहा है कि MR कर्व का जो स्लोप है, यानी जो लाइन जा रही है एक तरीके से, वो डबल है किसके, AR कर्व के। MR curve lies halfway between the AR curve and the y-axis. That is, it cuts the horizontal line between y-axis and AR into the two equal parts. यानी जनरली इसमें ये बोल रहा है कि ये y लाइन से एक तरीके से क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, और कुछ नहीं है। और MR कर्व क्या है, एक तरीके से AR कर्व का क्या है, हाफ पार्ट है। फिर आपको बोल रखा है थर्ड में, AR कैन नॉट बी जीरो बट MR कैन बी जीरो और इवन नेगेटिव। तो ये देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया रेवेन्यू पार्ट में सेम टू सेम पार्ट है, तो हमें जनरली इसमें क्या है, इक्विलिब्रियम का पार्ट देखना था और डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट देखना था, क्योंकि कुछ ना कुछ पार्ट तो आपने पहले भी रेवेन्यू वाले पार्ट में देख लिया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप मोनोपोलिस को देखोगे तो एक सिंपल मोनोपोली होती है और एक डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली होती है। देखिए, सिंपल मोनोपोली का मतलब क्या हो गया कि आप सारे बायर से यूनिफॉर्म प्राइस चार्ज कर रहे हो। डिस्क्रिमिनेटिंग में मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अलग अलग बायर के हिसाब से, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से डिफरेंट प्राइसेस चार्ज की जा रही है।
तो बोल रहा है वेयर द मोनोपोलिस्ट चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स ऑफ द सेम गुड्स और सर्विसेज। इसके अलावा और भी होता है जो मैं 3 डिग्री वाले पार्ट बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तब आपको पता चलेगा कि डिस्क्रिमिनेशन वाला पार्ट क्या होता है। यहाँ पे अभी आप ये सोच सकते हो कि सेम गुड्स या सर्विस के लिए आप अलग अलग बायर से अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर रहे हो, तो जनरली वो क्या हो जाएगी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट आ जाएगा। अब देखिए जब भी आप इक्विलिब्रियम का पार्ट देखते हो तो सिर्फ आप सिंपल मोनोपोली का पार्ट देखते हो, न कि आप डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली का। तो हम किसका देखेंगे, सिंपल मोनोपोली का पार्ट। उसमें ही हम देखेंगे इक्विलिब्रियम, जहाँ पे हम बोलते हैं कि एक तरीके से यूनिफॉर्म प्राइस सेट की गई है। ठीक, देखिए अब इसमें क्या बोल रखा है, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में ये बोल रखा है, ऊपर चाहे देख लीजिए हेडिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन ए मोनोपोलाइज्ड मार्केट इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोली फॉर्म, ऐसे दे रखा है। अब आपको बोल रखा है कि जो अगर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, मतलब पिछली वीडियो में आपने पार्ट देखा, उसमें जनरली फॉर्म क्या होती थी, प्राइस टेकर, मतलब मार्केट की जो भी डिमांड और सप्लाई के फोर्स के थ्रू प्राइस तय होती थी। इसलिए हमें सिर्फ क्या तय करना पड़ता था, मैंने आपको बताया आउटपुट। तो सिर्फ किससे रिलेटेड था वो, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट, मतलब इक्विलिब्रियम आउटपुट। लेकिन मोनोपोलिस्ट के केस में क्या है, उसको इक्विलिब्रियम आउटपुट तो देखना पड़ता ही है, पर उसके साथ साथ उसको प्रोडक्ट की प्राइस भी डिटरमिन करनी पड़ती है, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस प्लस इक्विलिब्रियम आउटपुट दोनों देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बोल रहा है एज अंडर परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोलिस्ट डिसीजन आर बेस्ड ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हाइपोथेसिस। ये बोला जैसे परफेक्ट कंपटीशन में हम मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करते थे, वैसे ही मोनोपोलिस्ट डिसीजन में भी जनरली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात की जाती है। यहाँ पे बोल रहा है ऑल दो कॉस्ट कंडीशन दैट इज एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व, चाहे वो आप परफेक्ट कंपटीशन की बात करो चाहे मोनोपोली मार्केट की बात करो, दोनों आइडेंटिकल थे। मतलब अगर मैं आपको देखो एक कर्व बना के बताऊं पर्टिकुलर, और मैंने आपको बोल दिया कि यार ये तो परफेक्ट कंपटीशन का है, इसमें मैंने आपको बता दिया था कि AR इक्वल टू MR है, फिर मैंने आपको यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट का पार्ट करके दिखाया, फिर मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे आपका पॉइंट मिला उससे अगर नीचे एवरेज कॉस्ट जा रही है, उससे नीचे एवरेज कॉस्ट जा रही है, तो वो आपका एक तरीके से क्या पॉइंट है, प्रॉफिट का पॉइंट है, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू ऊपर है और एवरेज कॉस्ट नीचे है। तो ये बोल रहा है कि इस केस में भी आप प्रॉफिट देखोगे ही देखोगे, मोनोपोली के केस में भी। अभी नीचे आएगा कर्व आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फ़र्क किस चीज़ का है, रेवेन्यू का। रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ, प्राइस का, कि वहाँ पे तो प्राइस सेट थी किसके थ्रू, मार्केट की डिमांड और सप्लाई के थ्रू। यहाँ पे आपको रेवेन्यू डिसीजन लेना पड़ता है। यहाँ पे बोल रहा है रेवेन्यू कंडीशन डिफर, इसका मतलब क्या हुआ, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली की सिचुएशन में रेवेन्यू कंडीशन में डिफरेंस होता है। सिंस ए मोनोपोलिस्ट फेसेस ए डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, इफ़ ही रेजेस द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट हिज सेल्स विल गो डाउन। जबकि आप परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे थे, वहाँ पे आपको पता है कि जो टोटल रेवेन्यू था वो इक्वल पॉइंट से बढ़ रहा था। अगर मैंने बोला कि मैं 1 यूनिट बेच रहा हूँ 5 रुपये की, तो 5 × 1 5। अगर मैं 2 यूनिट बेच रहा हूँ 5 की, तो 2 × 5 10। तो आपको पता है कि 5 से 10 कितना चेंज हुआ, 5 ही चेंज हुआ। जबकि मोनोपोली में क्या होता है, अगर आप एक्स्ट्रा यूनिट बेचना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी प्राइसेस को कम करना पड़ेगा। प्राइसेस कम करोगे तो जो टोटल रेवेन्यू है वो डाउन ही जाएगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ़ यू वांट टू इंक्रीज इज सेल्स वॉल्यूम ही विल हैव टू बी कंटेंट विद द लोअर प्राइस। इसका मतलब अगर वो अपने वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी को ज़्यादा बेचना चाहता है, जो कि आपने ऊपर देखा होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट में, कि अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी बेचना चाहता है तो उसको अपने रेवेन्यू को क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। तो उस केस में आपको पता है जो टोटल रेवेन्यू है 9.5 से 18, 18 से 25.5 आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ से देख सकते हो ये कम आ रहा है। आप एक एग्जांपल देखिए, मान लो कि ये 9 रुपीज़ की प्राइस है, आप 2 क्वांटिटी बेच रहे हो और आपने जैसे प्राइस 8.5 करी, तब जाके आप 3 क्वांटिटी बेच रहे हो। अगर आप 9 क्वांटिटी ही बेचते 3 रुपये की प्राइस में, तो आपको 27 रुपीज़ मिलते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अभी 25 रुपीज़ 50 पैसे मिल रहे हैं, जबकि आपको कितने मिलते हैं 9 रुपीज़ के हिसाब से, इंटू 3 पे 27 मिलते, 1.5 रुपीज़ का आपका लॉस हो गया। लेकिन आपको पता है कि उस 9 रुपीज़ पे 3 क्वांटिटी बिकती ही नहीं, तो आपको प्राइस 8.5 करनी ही पड़ेगी, तब जाके वो 3 यूनिट्स बिकेगी, इसलिए हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोल रखा है, ए मोनोपोलिस्ट विल ट्राई टू रीच द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच प्रॉफिट आर मैक्सिमम, दैट इज ही विल ट्राई टू अटेन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। सिंस फर्म एंड इंडस्ट्री आर आइडेंटिकल इन ए मोनोपोली, सेटिंग इक्विलिब्रियम ऑफ द मोनोपोली फर्म सिग्निफाइज इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्रीज। का मतलब क्या है, चाहे फर्म का मोनोपोली इक्विलिब्रियम सेट करो, तो जैसे आपने फर्म का सेट कर दिया तो सेम टू सेम इंडस्ट्री का भी वही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फर्म और इंडस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हम सिंगल सेलर की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि हम वी शैल डिस्कस हाउ ए मोनोपोली फर्म डिसाइड इट्स आउटपुट एंड प्राइस इन शॉर्ट रन एंड इन द लॉन्ग रन। सबसे पहले क्या देखेंगे, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम का पार्ट। अब देखिए आपको ये कर्व दिखता है, तो ये सबसे सिंपल पार्ट है। आपने जो 2 कंडीशन देखी थी, एक तो मार्जिनल रेवेन्यू
इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, और दूसरा क्या बोला था, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो हमेशा मैंने आपको क्या बताया था, मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करता हुआ होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एवरेज रेवेन्यू का पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे आपको मार्जिनल रेवेन्यू का पॉइंट दे रखा है। आप चाहे यहाँ तक भी कर सकते हो मार्जिनल रेवेन्यू को, ये नहीं कि आप नेगेटिव लेके जाओ, क्योंकि नेगेटिव पे कोई आना ही नहीं चाहेगा, वो जीरो तक रुकना चाहेगा। तो आप चाहे यहाँ पे रुक के बंद कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप उसको नेगेटिव पे लेके जाओ, वो तो बस आपको समझाने के लिए होता है। उसके बाद देखिए कि मार्जिनल कॉस्ट को ये कट कर रहा है, मार्जिनल कॉस्ट कट कर रही है मार्जिनल रेवेन्यू को, कहाँ से, बिलो से। तो आपको पता है कि जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट बिलो से कट करनी चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपने परफेक्ट कॉम्पिटिटिव वाले पार्ट में जो पढ़ा था सेम टू सेम कंडीशन अप्लाई होगी। तो ये बोल रहा है द ट्विन कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इन ए मोनोपोली मार्केट आर द सेम एज दैट ऑफ ए फर्म इन ए कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। मतलब जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आपने पढ़ी दो कंडीशन, सेम टू सेम वही कंडीशन है। जनरली वी कैन डेपिक्ट दीज कंडीशन इन बिलो फिगर। अब इसका मतलब क्या है, आपका इक्विलिब्रियम आउटपुट तो डिसाइड हो गया, लेकिन आपने अभी तक प्राइस डिसाइड नहीं करी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आगे तक बढ़ना पड़ेगा, और जहाँ पे आपको अपना एवरेज रेवेन्यू दिख रहा होगा वहाँ पे जाके आप क्या बोलोगे, प्राइस है। अब देखिए मैं आपको डिफरेंस करना बताता हूँ, एक तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में और एक इसमें। अब देखिए मैंने एक कर्व बना लिया, ये तो अपना मोनोपोली का है, और ये देख लिया अपना परफेक्ट कंपटीशन का है। जब आप ये देखते हैं कर्व परफेक्ट कंपटीशन का, तो आपको पता चलता है कि मैंने यहाँ पे देखो ओ क्यू बना दिया। ओ क्यू कैसे बनाया, जहाँ पे मैंने मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू बनाया, वहाँ पे मैंने मार्जिनल कॉस्ट को नीचे से कट करके बता दिया। तो आपको पता है कि ये इक्विलिब्रियम आउटपुट आ गया ओ क्यू। जैसे आप ये लाइन मिलाओगे तो आपको पता है कि प्राइस का पॉइंट आपको दे रखा होगा यही, क्योंकि ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू पी है। क्योंकि आपको पता है कि ए आर और एम आर जैसे मोनोपोली में अलग अलग है, यहाँ पे अलग है ही नहीं। तो इस केस में पी इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम आर है। तो आप ये देखिए कि इस वाले और इस वाले पार्ट में क्या फ़र्क आया कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम यहाँ आ रहा है, इधर इक्विलिब्रियम यहाँ आ रहा है। तो यहाँ कोई प्राइस सेट नहीं हो रही, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे प्राइस सेट हो। प्राइस कहाँ मिल रही है, जहाँ पे आपको वो ए आर से टच कर रहा है, समझ गए। तो आपको पता है कि P इक्वल टू ए आर होता है, यहाँ पे क्या हो गया, ए आर इक्वल टू एम आर था और P इक्वल टू ए आर तो आपको पता ही है। तो उस केस में हमारी एम आर लाइन भी यही थी, जबकि हमारी एम आर लाइन अलग है। और यहाँ पे जब भी हम प्राइस सेट करते हैं वो किसके हिसाब से सेट करते हैं, ए आर के हिसाब से करते हैं। तो हमें उसी हिसाब से आगे बढ़ना पड़ गया और ये प्राइस सेट हो गई। अब प्राइस का मतलब क्या है, इस प्राइस पे मैं इतनी क्वांटिटी बेचूंगा। अब अगर सपोज करिए कि एवरेज कॉस्ट नीचे से जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। अगर एवरेज कॉस्ट टच करते हुए जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट है, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट बताया था पिछली वीडियो में, सेम वही। अगर मैं बोलूँगा कि एवरेज कॉस्ट ऊपर से जा रहा है तो उस केस में मैं क्या बोलूँगा, लॉस। लॉस क्यों हो गया, क्योंकि इस प्राइस पे मैं इतनी क्वांटिटी बेच रहा हूँ। तो टोटल रेवेन्यू, या आप बोल सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता है, टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। तो आपको पता है कि एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे है और एवरेज कॉस्ट यहाँ पे आ रही है, तो इसका मतलब ये पॉइंट आपका लॉस का हो गया। ठीक, तो वही हमने नीचे कवर कर रखा है, एक बार आप ज़रूर देखना। यहाँ पे आपको देखो पर्टिकुलर इसका पूरा का पूरा पार्ट समझाने के लिए दे रखा है, तो ये एक बार ज़रूर देख लेना, आपको पता चल जाएगा पर्टिकुलर क्या पॉइंट दे रखा है। फिर उसके बाद ये रहा, इन ऑर्डर टू नो वेदर द मोनोपोलिस्ट इज मेकिंग प्रॉफिट और लॉस इन द शॉर्ट रन वी नीड टू इंट्रोड्यूस द एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। मैंने आपको बोला, अभी अभी आपको बताया, फॉलोइंग फिगर शो टू पॉसिबिलिटी फॉर ए मोनोपोलिस्ट फॉर्म इन द शॉर्ट रन। अब देखिए मेरे यहाँ पे एक कमी क्या रह गई बस, कि मैंने जो आपको प्रॉफिट का पार्ट यहाँ पे बता दिया, फिर इसके बाद सीधा लॉस का पार्ट बताया, लेकिन मैंने यहाँ नॉर्मल का नहीं बताया। पर याद रखना शॉर्ट रन में आपका क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी होता है, जो कि मैंने ये कर्व बना के दे रखा है। इसी तरीके से याद रखना नॉर्मल प्रॉफिट भी होता है, जहाँ पे आपको पता है कि एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू क्या होता है, एवरेज कॉस्ट होता है। ऐसे बनता था एवरेज कॉस्ट, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू को टच करते हुए, वो नॉर्मल प्रॉफिट का है। इसी तरीके से लॉस कब होगा, जब एवरेज रेवेन्यू नीचे और एवरेज कॉस्ट क्या हो, ऊपर हो, तो उस केस में क्या होगा, वो लॉस होगा। सेम पॉइंट है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, तो इसलिए मैं आपको क्या हल्का सा पॉइंट ये प्रॉफिट का और इसी तरीके से लॉस का बता देता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए समझाने के लिए बस आपको बता रहा हूँ कि कैसे कर्व बनता है, वैसे तो आपको आता ही है। अब देखिए यहाँ पे एम आर ए आर अलग है, आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन तो है नहीं जो सेम रहे, तो अलग अलग है, दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग है। यहाँ पे देखिए एम आर को यहाँ तक रोक दिया, लेकिन आप नीचे तक भी लेके जा सकते हैं। मैंने बोला कि समझाने के लिए होता है बस पार्ट। तो अब देखिए कि आपको पता है कि जहाँ पे आप पहले आउटपुट देखते हो, तो आउटपुट देखने के लिए आप मार्जिनल कॉस्ट को कट करोगे, एक तरीके से नीचे से लेके जाओगे, यानी मार्जिनल रेवेन्यू इंटरसेक्ट हो जाएगी, उसके थ्रू कट जाएगी। तो यहाँ पे आपका पॉइंट क्या आएगा, क्वांटिटी का आएगा, और ये ओ क्यू का पार्ट रहा। अब ये थोड़ी कि कोई ये प्राइस का पॉइंट सेट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो इसको मैंने हटा दिया लाइन को वापस से।
ठीक है, अब मुझे पता है कि इसके जैसे ही मैं ऊपर बढ़ूंगा, देखो ये रेवेन्यू का पॉइंट, तो ये मेरा प्राइस का पॉइंट है, समझ गए? ऐसे आपको समझना है। अब आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर आपका प्राइस का पॉइंट हो गया। अब सोचिए कि इसी सिचुएशन पे ये पर्टिकुलर जो मैंने बनाया, इसके बाद ही आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सोच सकते हो, नॉर्मल सोच सकते हो और लॉस। तो देखिए आपको एक एक करके बता रहा हूँ। अगर सबसे पहले मैं नॉर्मल प्रॉफिट बताता तो आप सोचिए कि एवरेज रेवेन्यू की लाइन है ये, तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर क्या बोल रहे हो कि ओपी प्राइस पे हम ओक्यू क्वांटिटी बेच रहे हैं। तो उस केस में जैसे आप डिवाइड बाय क्वांटिटी करते हो, आपको पता है टोटल रेवेन्यू है, तो आपका क्या निकल के आता है, एवरेज रेवेन्यू निकल के आता है, तो ये एवरेज रेवेन्यू है। अगर इसी पे आप एक एवरेज कॉस्ट की यू शेप की कर्व बनाओगे टेंजेंट करता हुआ, तो आप क्या बोलोगे, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, तो हटा देता हूँ, ये आ गया नॉर्मल। अगर आप बोलोगे एवरेज रेवेन्यू ऊपर है और एवरेज कॉस्ट का पार्ट नीचे जा रहा है, नीचे मतलब जैसे सपोज करो कि ऐसे गया, ऐसे गया, कहाँ पे मिला, यहाँ पे, ये एवरेज कॉस्ट का पॉइंट है, तो ये जो आपका पॉइंट बन जाएगा ये, और ये पूरा पॉइंट, ये क्या बन जाएगा, एक तरीके से आपका प्रॉफिट का पॉइंट, क्योंकि एवरेज कॉस्ट नीचे और एवरेज रेवेन्यू ऊपर है। इसी तरीके से मैंने ये हटा दिया पूरा पॉइंट, देखिए मैंने एवरेज कॉस्ट का भी हटा दिया। अब मान के चलिए कि ये एवरेज रेवेन्यू का पॉइंट है, इससे ऊपर अगर मैं बोल देता हूँ कि एवरेज कॉस्ट का पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ से ऊपर लेके जाइए और यहाँ पे एवरेज कॉस्ट देख लीजिए, तो आपको पता है कि रेवेन्यू तो यहाँ है और कॉस्ट ऊपर है, तो जब भी एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, तो जो ये पर्टिकुलर पॉइंट है वो लॉस को डिनोट करेगा, याद रखना। तो मैंने देखो प्रॉफिट और लॉस तो बनाया है, यानी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस बनाया है, लेकिन मैंने क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट का पार्ट नहीं बनाया। तो आप नॉर्मल प्रॉफिट का कर्व बना सकते हो, आप एटीसी को ऊपर ले जाना टच करते हुए, तो जनरली क्या होगा, जैसे ही वो AR यानी एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन भी हो सकती है। याद रखना इसमें तीनों हो जाएगी शॉर्ट रन में, लेकिन लॉन्ग रन में हमेशा क्या होता है, आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। तो यहाँ पे जो अभी शॉर्ट रन का पढ़ रहे हैं, और शॉर्ट रन से रिलेटेड देखो यही पार्ट दे रखा है, कोई टिपिकल नहीं है, एक बार करके देखना आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपको क्या बोल रखा है कि ये बताइए मोनोपोलिस्ट लॉस इंकर करता है या नहीं करता। अभी अभी मैंने आपको बताया लॉस भी जनरली हो जाएगा, चाहे आप ये कर्व देख लीजिए, इसी पर्टिकुलर पॉइंट को बता रखा है। एक और चीज़, शटडाउन का पॉइंट मैंने आपको बताया था, ध्यान हो तो। चलिए चाहे आप ये पढ़ के देख लीजिए, ये बोल रहा है कि जनरली मिसकंसेप्शन क्या रहता है मोनोपोली फर्म का, कि वो शॉर्ट रन में क्या करती है, प्रॉफिट हमेशा कमाती है, लॉन्ग रन में तो कमाती है, बोला शॉर्ट रन में भी प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट हमेशा कमाती रहती है। लेकिन आपको ये नोट करना चाहिए कि मोनोपोलिस्ट की कभी भी सर्टेनिटी नहीं रहती कि हमेशा वो इकोनॉमिक या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएगा, मतलब जो एब नॉर्मल यानी एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वही कमाएगा, ऐसा नहीं है। इट ऑल डिपेंड अपॉन हिज डिमांड एंड कॉस्ट कंडीशन। इफ़ ए मोनोपोलिस्ट फेसेस ए वेरी लो डिमांड फॉर इस प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, लो डिमांड होगी तो क्वांटिटी कम बिकेगी, क्वांटिटी कम बिकेगी तो उस हिसाब से प्राइस इनटू क्वांटिटी, मतलब हम क्या बोलेंगे, टोटल रेवेन्यू कम होगा। टोटल रेवेन्यू अपन क्वांटिटी कहेंगे तो क्या बोलेंगे, एवरेज रेवेन्यू कम होगा और एवरेज कॉस्ट क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी। एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, तो एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। ही विल नॉट बी मेकिंग प्रॉफिट, रादर ही विल इंकर लॉसेस। ठीक, अब आप बोलोगे सर लॉसेज में भी क्यों चल रहा है, क्योंकि देखो आपको मैंने बताया है कि एक तरीके से कोई भी फर्म हार नहीं मानती है, स्ट्रगल तो चलता रहता है। वो कब हार मानेगी, जब वो फिक्स कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रही और साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रही। मान लो कि अगर फिक्स कॉस्ट का कुछ पार्ट वो रिकवर कर पा रही है तो अच्छी बात है, ठीक है। अब सपोज करो फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाई और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाई, तब आ जाएगा शट डाउन पॉइंट। क्या आ जाएगा, जबकि हम क्या बोलते हैं, लॉसेस का मतलब क्या होता है, वो अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर रही है, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे। कैसे बनता है आपको बताइए, पहले मैंने मार्जिनल रेवेन्यू बनाया, फिर मैंने मार्जिनल कॉस्ट का पॉइंट बनाया, तो मैंने यहाँ पे बोला कि यार OQ क्वांटिटी बेचेंगे, पर किस प्राइस पे, जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू मिल रहा है, यहाँ तक लेके आ गया, ठीक है। अब मैंने देखा कि यार उससे ऊपर मेरी कॉस्ट जा रही है, तो उससे ऊपर कॉस्ट जा रही है तो लॉस का पॉइंट होगा, नॉर्मल पॉइंट। तो यही आपको दे रखा है। अब आप चाहे ये पढ़ के देखना, यहाँ पे यही बोल रखा है, देखिए क्या बोल रहा है, मार्जिनल कॉस्ट कट्स MR एट E, हेयर E इज़ द पॉइंट ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। तभी मैंने बताया कि जब भी आप पहले क्वांटिटी का पॉइंट डिटरमिन करो तो आप कैसे करो, मार्जिनल रेवेन्यू लो और मार्जिनल कॉस्ट कट करवाते जाओ, तो आपका ये जो मिनिमम पॉइंट है ना, ये एक तरीके से यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इतनी क्वांटिटी आपको सेट करनी है। अब वो प्रॉफिट का पॉइंट था ऊपर वाले पॉइंटों में, यहाँ पे क्या है कि हम लॉस मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा क्वांटिटी बेचेंगे तो क्या पता और ज़्यादा लॉस हो जाए, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पे क्वांटिटी होती तो आपका इक्विलिब्रियम यहाँ मिलता, यहाँ पे मिलता तो आप यहाँ पे जाते, ठीक है। यहाँ पे जाते तो उस केस में आपका इतना बड़ा लॉस होता, क्योंकि एवरेज टोटल कॉस्ट यहाँ आती, तो आपका लॉसेस का पार्ट बहुत ज़्यादा हो सकता था।
जो कि आपका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने एक इक्विलिब्रियम आउटपुट डिसाइड कर दिया जहाँ पे लॉस आपका मिनिमाइज हो रहा है। एट ई द इक्विलिब्रियम आउटपुट इज ओ क्यू एंड इक्विलिब्रियम प्राइस इज ओ पी। एवरेज टोटल कॉस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू ओ क्यू इज क्यू ए। शायद काटा होगा ना ऊपर, देखना शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट दे रखी होगी। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट दैट इज क्यू ए इज ग्रेटर देन रेवेन्यू पर यूनिट विच इज बी क्यू। आप एक बार ऊपर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा जहाँ पे आपको बोल रखा है कि ये आपको दे रखा है क्यू ए, तो क्यू ए ज़्यादा है किससे? क्यू बी से। क्यू बी क्या है? एवरेज रेवेन्यू, और क्यू ए क्या है? शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट। तो जब भी एवरेज टोटल कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा हो तो लॉसेस का पॉइंट आएगा। तो इसमें मेरे को बार बार आपको क्या बताना, जब इक्वल हो तो नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, और जब एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा हो और एवरेज कॉस्ट कम हो तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। यही पॉइंट आपको बोल रखा है। फिर आपको पिछली वीडियो वाले पॉइंट ही दे रखे हैं। ये बोल रहा है कि इफ़ ही कवर्स हिज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एटलीस्ट ए पार्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट he will not shut down because he contributes something toward fixed cost which are already incurred. If he is unable to meet his average variable cost even, he will shut down. जैसे मैंने आपको बताया था कि देखो अगर 20 रुपीज़ के हिसाब से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बेच रहा है वो अपने इक्विलिब्रियम आउटपुट को, और आपको मैंने बताया था कि मान लो वेरिएबल कॉस्ट कितनी लग रही है, 16 रुपीज़ लग रही है, तो अभी उसका प्रॉफिट कितना बचा? 4। अब मैंने बताया था कि अगर फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाए 6, तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर हो ही गई उन रेवेन्यू में से। फिर 4 रुपीज़ का बचा पार्ट कंट्रीब्यूशन, उसमें से 6 रुपीज़ की फिक्स कॉस्ट, तो लॉस कितना हुआ? 2 रुपये का। तो इसका मतलब पार्टली फिक्स कॉस्ट रिकवर हो पा रही है 4 रुपये तक की, बाकी 2 रुपये क्या हो रहा है? लॉस। फिक्स कॉस्ट 6 रुपये लगेगी पर यूनिट मान के चलो, वो तो लगेगी। तो उसमें 4 रुपये क्या एक तरीके से यूज़ हो गए, तो हम बोल सकते हैं कि यार कुछ तो यूज़ हुआ। लेकिन मान के चलो कि अगर 20 रुपये का आपका पार्ट होता रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाती है? 24, तो शुरू में ही लॉस हो रहा है। और इसके अलावा फिक्स कॉस्ट भी है, वो भी 6, तो वो -6 + -4 माइनस का 10 रुपीज़ पर यूनिट का लॉस हो रहा है। तो एक तरीके से हम क्या बोल रहे हैं, न तो हम फिक्स कॉस्ट रिकवर कर पा रहे हैं और वेरिएबल कॉस्ट भी पूरी रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में तो शट डाउन करना ही सही है। तो जब भी आपके एग्जाम में आए तो आप क्या बताना, अगर वेरिएबल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं कर पा रहे तो शट डाउन होना चाहिए, ठीक है। अब आपको दे रखा है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। इसमें जनरली क्या होता है, मोनोपोलिस्ट जो भी होता है हम मान के चलते हैं कि क्या कमाएगा? एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, लॉन्ग रन इज ए पीरियड लॉन्ग इनफ टू अलाउ द मोनोपोलिस्ट टू एडजस्ट हिज प्लांट साइज और टू यूज हिज एग्जिस्टिंग प्लांट एट एनी लेवल दैट मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। लॉन्ग रन में क्या हो गया, या तो उसका एग्जिस्टिंग प्लांट होगा या आपको पता है कि वो प्लांट साइड एक तरीके से क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, मतलब बढ़ा रहा है, उसके हिसाब से अपना वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है। अब आपको बताया कि जब आपने परफेक्ट कॉम्पिटिशन देखा उस पर आप क्या करना चाहते थे, सबसे लीस्ट कॉस्ट पे आना चाहते थे। मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि जैसे मार्केट की डिमांड सप्लाई, और आपको बताया कि सप्लाई थोड़ी बढ़ गई क्योंकि नए एंट्रेंट आ गए थे मार्केट में, नए। मैंने आपको बताया था कि मेरे दोस्त का चूड़ी का काम था तो उसके रिलेटिव भी क्या हो गए, आ गए, तो उस केस में क्या हो गया, प्राइस कम हो गई, तो उसको भी अपनी क्या करनी पड़ी, प्राइस कम करनी पड़ी। किसके हिसाब से? क्योंकि मार्केट की सप्लाई बढ़ गई थी तो उसके हिसाब से प्राइसेस कम हो गई गुड्स की, तो उसको भी अपने गुड्स की प्राइसेस कम करनी पड़ी थी। आपको ये पता था? तो वो किसके हिसाब से कर रहा था? मार्केट के हिसाब से कर रहा था। तो उस केस में वो कहाँ पे पहुँच रहा था? लोवेस्ट एवरेज कॉस्ट पे। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या है, एक तरीके से आपको पता था शॉर्ट रन के कर्व बन रहे थे, और शॉर्ट रन के जो भी एवरेज कॉस्ट जो लॉन्ग रन है टच करते हुए जा रही थी वो उसकी लोवेस्ट थी। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे कोई कंपटीशन है ही नहीं, मोनोपोलिस्ट नीड नॉट प्रोड्यूस एट ऑप्टिमल लेवल, तो उसको ऑप्टिमल लेवल पे प्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में वही है सिर्फ, और कोई कंपटीशन में ही नहीं। तो उस केस में क्या बोल रहा है, ही कैन प्रोड्यूस एट ए सब ऑप्टिमल स्केल ऑल्सो। इन अदर वर्ड्स ही नीड नॉट रीच द मिनिमम ऑफ LAC कर्व। समझ गए? तो जरूरी नहीं कि उसको लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पे ही पहुंचना है, वो किसी और पॉइंट पे भी पहुंच के प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सकता है। ये नहीं कि उसको मिनिमम पे आना पड़ेगा, जहाँ उसको लग रहा है कि यहाँ पे मेरी मिनिमम कॉस्ट है वहाँ पे आ जाएगा। पर कर्व कैसे बनेगा? सेम आपका वही पार्ट आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे देखो मार्जिनल रेवेन्यू का बनाना पड़ेगा और यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू का बनाना पड़ेगा। ये कट करते हुए जा रहा है, जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे आपकी क्वांटिटी डिसाइड हो रही है, क्वांटिटी से ऊपर आपकी क्या है, प्राइस का पार्ट आ रहा है। सेम आ रहा है, ये दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे आपको ये कहाँ गया, ये A दे रखा है, ये आपको P दे रखा है, ये आपको O दे रखा है, ये आपको Q दे रखा है, इस तरीके से बन रखा है। अब आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका क्या है, AR का पार्ट है, और मैंने एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट बोल रखा है। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, एवरेज टोटल कॉस्ट नीचे से ही कट कराऊंगा। अब आप यहाँ पे देख लेना कि ज़रूरी नहीं है ये कम कॉस्ट का है, मेरे को तो यहाँ पे भी कम कॉस्ट दिख रही है, मेरे को तो कहाँ पे भी कम कॉस्ट दिख रही है, यहीं पे। क्योंकि आपको पता है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है
जब भी मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को जहाँ से इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है, तो यहाँ मिनिमम है, लेकिन आप जो प्रॉफिट कमा रहे हो वो इस पॉइंट पे कमा रहे हो। किस पॉइंट पे कमा रहे हो? इस पॉइंट पे कमा रहे हो। तो आपको पता है कि जब एवरेज कॉस्ट कट करते हुए जाएगी तो इस पॉइंट पे कमाओगे, क्योंकि इससे ऊपर आपका AR का पॉइंट यहाँ है, तो ये पॉइंट आएगा, न कि ये कोई पॉइंट आएगा जहाँ पे आपका ये इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। तो आपको पता है कि इससे भी लोएस्ट कॉस्ट हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके, क्योंकि देखिए एवरेज रेवेन्यू फिर यहाँ आएगा। अब बताओ इतना प्रॉफिट कमाओगे क्या, सिर्फ इतना नहीं। तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमम कहाँ हो रहा है? इसी पॉइंट पे हो रहा है जहाँ पे आपको बता रखा है, ना कि यहाँ पे जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट को क्या कर रही है, कट कर रही है, उस पॉइंट पे नहीं, इससे पहले ही। तो सबसे पहले आपको मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के पॉइंट को देखना है, उसके बाद आपको सीधा उसको AR तक बढ़ाना है, उसके बाद अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो एवरेज कॉस्ट की लाइन को नीचे से कट कर देना है। और ज़रूरी नहीं कि वो ऑप्टिमम आउटपुट हो, वो सब ऑप्टिमल भी हो सकता है। इसका मतलब कॉस्ट के किसी भी लेवल पे आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है, इसने ये बोल दिया। हाउएवर वन थिंग इज सर्टेन, द मोनोपोलिस्ट विल नॉट कंटिन्यू इफ़ यू मेक लॉसेज इन द लॉन्ग रन। तो ये बोल रहा है कि एक पॉइंट पता है कि लॉन्ग रन में वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट ही कमाता है, तो उस केस में क्या होगा, वो कभी भी लॉन्ग रन में लॉसेस पे नहीं जाना चाहेगा। हाँ नॉर्मल कमा सकता है, लेकिन नॉर्मली मतलब जनरली, यहाँ बोल सकते हैं प्रैक्टिकली जब आप सोचते हैं, तो जो लॉन्ग रन में पर्सन आया मोनोपोलिस्ट, तो उसको पता है कि शॉर्ट रन में उसने प्रॉफिट कमाया, तो लॉन्ग रन में तो वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएगा ही कमाएगा। ही विल कंटिन्यू टू मेक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इवन इन द लॉन्ग रन एज एंट्री ऑफ आउटसाइड फॉर्म्स इज ब्लॉक, क्योंकि बाहर की फॉर्म की एंट्री ब्लॉक है, तो उस केस में क्या करेगा, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा ही कमाएगा। ठीक है, अब देखिए हम देख रहे हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट। और हाँ एक और चीज़, जब पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया कि लॉन्ग रन का केस, जिसमें आपने देखा कि एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट होता है, किसमें, मोनोपोली वाले पार्ट में, तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अगर आपको ध्यान नहीं हो तो कॉपी में ज़रूर लिख लेना कि शॉर्ट रन में सर ने बताया, तो आपके क्या हो सकते हैं शॉर्ट रन में, चाहे परफेक्ट कंपटीशन की बात करो चाहे मोनोपोली की बात करो, सुपर नॉर्मल भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस। लेकिन सर ने अगर परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में बताया तो लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होगा, और मोनोपोली में लॉन्ग रन में क्या होगा, आपका एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट होगा। जाके देख सकते हैं पिछली वीडियो में आपको मैंने नॉर्मल प्रॉफिट बताया था लॉन्ग रन में, और अभी क्या बताया मैंने, लॉन्ग रन में एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब देखो, ये बोल रहा है कि एक बार फॉलोइंग एग्जांपल कंसीडर कर दो। यहाँ पे बोल रहा है कि आपके पड़ोस में जो फैमिली डॉक्टर रहता है, जनरली वो अपने रिच पेशेंट से हायर फीस चार्ज करता है, और पुअर पेशेंट में उनके कंपेरिजन में कम फीस चार्ज करता है। तो बोथ आर सफरिंग फ्रॉम विराल फीवर, तो एक तरीके से दोनों को ही बुखार है। फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी सेल इलेक्ट्रिसिटी एट ए चीपर रेट फॉर होम कंजम्पशन इन रूरल एरिया देन फॉर इंडस्ट्रियल यूज़। वाई? तो आप ये देख सकते हो जनरली, चलो ऐसे भी देख सकते हो, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए थोड़ी माफ़ी होती है, कमर्शियल पर्पज़ हो गया तो उसके लिए थोड़ा सा अलग पार्ट है, ज़्यादा पार्ट है। हाउस होल्ड पर्पज़ जैसे हम घर के लिए यूज़ करते हैं, तो आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस अराउंड 7 रुपीज़, ये पर्टिकुलर फ्लक्चुएट करते रहते हैं। कमर्शियल यूज़ देखते हो तो जिनकी शॉप होगी उनको पता रहेगा कि अराउंड 10 रुपीज़ 11 रुपीज़ उस हिसाब से, या 10 to 11 रुपीज़ चार्ज लगते हैं पर यूनिट के। तो वो क्यों लगते हैं, क्योंकि उस केस में देखो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की, या हम बोल सकते हैं डॉक्टर की क्या है, मोनोपोली है। तो वो क्या कर रहा है, प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। वो एक जगह के रेवेन्यू को उसको लग रहा है कि अगर वो सेम प्राइस रखेगा तो उस केस में मार्जिनल रेवेन्यू अलग अलग होगा, यानी एडिशनल यूनिट बेचने पे जो एडिशनल रेवेन्यू होगा वो अलग। तो उसके लिए वो क्या करना चाहेगा, मार्जिनल रेवेन्यू को इक्वल करना चाहेगा दोनों सिचुएशन में। तो उसके लिए क्या करेगा, अगर जहाँ वो एक यूनिट बेच रहा था तो उस यूनिट को दूसरी जगह शिफ्ट कर देगा। मतलब अगर वो ज़्यादा सर्विस अपनी कहाँ दे रहा था, मान लो डॉक्टर अपनी सर्विस अपने घर के बाहर दे रहा था, मतलब पड़ोस में, ठीक है, क्लिनिक खोल के, तो उसकी जगह वो क्या करेगा, रिसर्च सेक्शन के बाद सर्विस देने लग जाएगा। तो वो इसके ऊपर है। अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया हुआ है, लेकिन फिर भी शुरू में क्या बता रखा है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है, व्हेन ए प्रोड्यूसर सेल ए स्पेसिफिक कमोडिटी और सर्विस टू डिफरेंट बायर एट 2 or more डिफरेंट प्राइसेस फॉर रीजन नॉट एसोसिएटेड विद डिफरेंसेज इन कॉस्ट। तो यहाँ पे आपको एक तरीके से क्या बोल रहा है कि जब भी सेम गुड्स या सर्विसेज के लिए अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइसेस चार्ज की जाती है, लेकिन कॉस्ट में डिफरेंस नहीं होता, कॉस्ट तो वही रहती है। आपको पता है कि आप एक पर्टिकुलर सर्विस दे रहे हो, उसकी कॉस्ट वही है। मान लो कि मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने ब्रेड बनाई तो उसकी कॉस्ट थी 10 रुपीज़ की, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, वो रिचर सोसाइटी में जाता हूँ, वहाँ पे मैं क्या करता हूँ 25 रुपीज़ के हिसाब से पर यूनिट ब्रेड की बेचता हूँ। और मैं ना पुअर सोसाइटी में जाता हूँ तो वहाँ पे क्या करता हूँ 15 रुपीज़ में बेचता हूँ।
तो मुझे पता है कि मेरी कॉस्ट तो क्या है, सेम ही है ना, लेकिन प्राइसेस मैंने डिफरेंट चार्ज की हुई है, किसके लिए, डिफरेंट कस्टमर के लिए। और गुड्स क्या है, वही ब्रेड सेम। तो सेम गुड्स या सर्विस के लिए अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहा हूँ, किसके लिए, डिफरेंट कस्टमर्स के लिए, जहाँ पे मेरी कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, तो जनरली वो क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट कहलाएगा। तो ये बोल रहा है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज ए मेथड ऑफ प्राइसिंग adopted by a monopolist in order to earn abnormal profit. It refers to practices of charging different prices for different units of the same commodity. मैंने आपको सिनेमा हॉल या मैंने बताया था आपको मूवी हॉल का एग्जांपल, ठीक है, यानी मल्टीप्लेक्स का। वहाँ पे आपको पता था कि नीचे मैंने बताया कि जैसे क्या होता है, सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर डायमंड, फिर इसके अलावा एक और सीट्स होती है, आपको पता है। तो यहाँ पे प्राइस कम ली जाती है, यहाँ पे थोड़ी मिडिल प्राइस ली जाती है, यहाँ पे हाई ली जाती है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई ली जाती है। तो इस तरीके से क्यों ली जाती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? वो कर सकता है आराम से, क्योंकि उनको पता है कि अलग अलग पर्सन अलग अलग अफोर्ड करेंगे, रिचर सेक्शन, पुअर सेक्शन, मीडियम सेक्शन, इस तरीके से। तो आपके ऊपर है, आप क्या अफोर्ड कर सकते हो। यहाँ पे आपको बोल रहा है फर्दर एग्जांपल ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आर रेलवे सेपरेट हाई वैल्यू और रिलेटिव स्मॉल बल्क कमोडिटी विच कैन बियर हायर फ्राइट चार्जेस फ्रॉम अदर कैटेगरी ऑफ गुड्स। देखिए इसमें जनरली बोल रहा है कि जब भी क्या है, रेलवे ट्रांसपोर्ट करता है ना गुड्स का, तो अगर हाई वैल्यू वाले गुड्स हैं या चलो स्मॉल वाले गुड्स हैं, लेकिन वो बल्क में है, बल्क में मतलब एक साथ बहुत सारे जा रहे हैं, तो उस केस में वो हायर फ्रेट चार्जेस डिसाइड कर देगा इनके, क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। या हम बोल सकते हैं स्मॉल में है लेकिन बल्क में है, बहुत सारे हैं, तो उस हिसाब से वैल्यू ज़्यादा बन रही है, तो उस पर ज़्यादा बढ़ा लेंगे, फ्रेट चार्जेस ज़्यादा लेंगे। और अदर कैटेगरी के कंपेरिजन में क्या पता अदर कैटेगरी जो भी गुड्स हैं जो कि एक तरीके से मीडियम वैल्यू के या लो वैल्यू के, उन पे अलग कैरेज लिया जा रहा हो। वैसे ही आपको पता है कि देखिए हम क्या बोलते हैं कि सीनियर सिटीजन होते हैं, उनके लिए कम चार्जेस लिए जाते हैं, ये भी होता है। अगर आप देखोगे सेकंड श्रेणी होती है, या क्या बोलते हैं उसको जनरली, क्या बोलते हैं, हाँ सेकंड क्लास। जनरली देखो जैसे सेकंड क्लास होती है, अगर आपने देखा होगा फर्स्ट क्लास एसी होती है, सेकंड क्लास होती है, टू सीटर होती है, सबके लिए अलग अलग प्राइसेस डिसाइड की जाती है। तो किसके हिसाब से, कस्टमर की कैटेगरी के हिसाब से भी डिसाइड की जा सकती है। तो ये एग्जांपल हो सकता है। इसी तरीके से बोल रहा है सम कंट्रीज डम गुड एट लो प्राइसेस इन फॉरेन मार्केट टू कैप्चर देम। चाइना क्या करता है, अपने यहाँ पे जो भी गुड्स है ना खुद की कंट्री में महंगे बेचता है, ये मान के चलो, और इंडिया में जब क्या करेगा, गुड्स देगा तो बहुत सस्ते मिलेंगे। आपको पता है 20 रुपीज़ में, 30 रुपीज़ में, 50 रुपीज़ में, 100 रुपीज़ में आपको लाइट मिल जाती है। पता नहीं कौन कौन सी आप साइट देखते हो, क्लब फैक्ट्री, अली बाबा, ये जो भी कंट्रीज़ की साइट्स हैं, यहाँ से जो ऐप आप देखते हो वहाँ से आप परचेज करते हो, तो आपको बहुत चीपर आइटम मिल जाते हैं, क्वालिटी भी घटिया होती है फिर भी आप खरीद लेते हो। तो आपको पता है कि वो लो प्राइसेस में क्यों देते हैं, क्योंकि वो प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि अपनी कंट्री में ज़्यादा में बेच रहे हैं और दूसरी कंट्रीज़ में लो प्राइस में बेच रहे हैं, ताकि दूसरी कंट्री के मार्केट को कैप्चर कर सके। ठीक है, मैंने आपको ये इंटरनेशनल बिजनेस में भी कहीं ना कहीं बताया था, एंटी डंपिंग ड्यूटी का पार्ट आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, इंडिया की, एक तरीके से एंटी डंपिंग ड्यूटी चार्ज कर देती है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट यहाँ ना करें इंडिया में, या हम बोल सकते हैं इंडिया के जो भी डीलर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट ना करें। सब यूनिवर्सिटीज़ चार्ज हायर ट्यूशन फीस फ्रॉम इवनिंग क्लास स्टूडेंट दैन फॉर अदर स्कॉलर्स। ये जनरली आपने देखा होगा कि देखो मॉर्निंग का कॉलेज होता है तो उसमें जनरली परसेंटेज स्टूडेंट की ज़्यादा आती है, तो उनसे क्या ली जाती है, कम फीस ली जाती है। और इवनिंग वाले तो जनरली क्या बोलते हैं कि हमारी परसेंटेज कम आई है तो हमें तो इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो यूनिवर्सिटीज़ को भी पता रहता है, तो जनरली वो क्या करेंगी, इवनिंग के लिए ज़्यादा चार्जेस रख लेगी। ए लोअर सब्सक्रिप्शन इज चार्ज फ्रॉम स्टूडेंट रीडर इन केस ऑफ अ सर्टन जर्नल्स। तो ये बोल दिया लोअर चार्जेस ऑन फ़ोन कॉल्स एट ऑफ पीक टाइम। तो आपको बोल रहा है कि जब ऑफ पीक टाइम होता है, यानी ऐसा टाइम जहाँ पे इतने ज़्यादा फ़ोन कॉल्स नहीं होते, उस केस में लोअर चार्जेस होते हैं। पहले क्या होता था, लैंडलाइन में ऐसे ही होता था कि शायद नाइट से लेके मॉर्निंग, सुबह नाइट में 10 से लेके, BSNL में शायद ऐसे ही कुछ होता था, 10 से लेके मॉर्निंग 7 तक या 8 तक एक तरीके से चार्जेस कम लगते थे, और उसके बाद चार्जेस नॉर्मल हो जाते थे। उसे हम बोलते थे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट। अब देखिए यही बोल रहा है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो भी होगा वो परफेक्ट कंपटीशन में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो भी प्राइस डिटरमिन होती है वो किसके हिसाब से होती है, मार्केट की डिमांड और सप्लाई के थ्रू, आपको पता है, यानी मार्केट फोर्सेस के थ्रू या इंडस्ट्री के थ्रू। तो सेलर हैज़ नो इन्फ्लुएंस ओवर द मार्केट डिटरमिन प्राइस। जनरली यही होता है परफेक्ट कंपटीशन में। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, मोनोपोली के केस में ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट आएगा। तो आपके एग्जाम में आ जाता है ना, तो याद रखना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसका पार्ट है, मोनोपोली से रिलेटेड। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रिक्वायर्स एन एलिमेंट ऑफ मोनोपोली सो दैट सेलर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट। कंडीशन क्या होनी चाहिए, जनरली बोल रहा है, तो कुछ फॉलोइंग कंडीशन दे रखी है। यहाँ पे बोल रहा है कि सेलर का कुछ कंट्रोल होना चाहिए सप्लाई पे।
ठीक है। तो देखो कंट्रोल ओवर प्राइसेस तो जनरली होता ही है, तो ये बोल रहा है कि सेलर शुड हैव सम कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ इस प्रोडक्ट, क्योंकि अगर सप्लाई पे कंट्रोल रहेगा तो इस हिसाब से प्राइसेस भी वो सेट कर पाएगा। दैट इज द फर्म शुड हैव प्राइस सेटिंग पावर। मोनोपोली पावर इन सम फॉर्म इज नेसेसरी टू डिस्क्रिमिनेट प्राइस, नॉट सफिशेंट। इसका मतलब नेसेसरी है, जरूरी नहीं कि वो सफिशेंट हो। जितना भी आपके पास मोनोपोली पावर है उस हिसाब से आप प्राइस डिस्क्रिमिनेट करने वाले होने चाहिए। थोड़ी आपकी गुडविल इमेज ये सही होनी चाहिए, तो आप प्राइस को क्या कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। सेलर शुड बी एबल टू डिवाइड इज मार्केट इनटू 2 और मोर सब मार्केट। ये जनरली मैंने आपको बताया था कि ब्रेड का पार्ट है, एक मार्केट में आप क्या कर रहे हो, यानी रिचर सोसाइटी में 25 और जो नॉर्मल सोसाइटी है वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, 15 रुपीज़ की ब्रेड बेच पा रहे हो। तो आप ए मार्केट और बी मार्केट कर पा रहे हो, या उससे ज़्यादा ए बी सी डी कर पा रहे हो। लेकिन जनरली हम जो एग्जाम्पल देखेंगे वो 2 मार्केट का देखेंगे कि एक तरीके से 2 मार्केट उसके हिसाब से कैसे जॉइंट हो रहा है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में कवर कर रखा है। फिर आपको बोल रखा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट शुड बी डिफरेंट इन डिफरेंट सब मार्केट। जो इलास्टिसिटी होगी, जैसे एक ए मार्केट में 2 दे रखी है और बी मार्केट में कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, 4 दे रखी है, 5 दे रखी है, कुछ भी दे रखी हो सकती है। द मोनोपोलिस्ट फिक्सेज ए हाई प्राइस फॉर हिज प्रोडक्ट फॉर दोज बायर हुज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज लेस देन 1। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है कि मोनोपोलिस्ट जनरली क्या करेगा, हाई प्राइसेस फिक्स करेगा उन प्रोडक्ट के लिए जहाँ पे इलास्टिसिटी 1 से कम है। क्योंकि वहाँ सोचिए कि अगर इलास्टिसिटी 1 से कम होगी, ठीक है, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगी, तो उस केस में क्या होगा, अगर प्राइस में मैंने बोल दिया कि 20% चेंज कर रहे हैं तो डिमांड में 10% ही चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर 20% प्राइस बढ़ा देते हैं तो डिमांड जो कम हो रही है वो सिर्फ 10% ही कम हो रही है। तो इसका मतलब मोनोपोलिस्ट का इतना हिस्सा नहीं जाएगा। ठीक है, और जो पर्टिकुलर कस्टमर है वो उस मोनोपोलिस्ट की हायर प्राइसेस पे गुड्स खरीदने की करेंगे। ठीक, तो प्राइसेज में चेंज होने से डिमांड पे इतना ज़्यादा असर नहीं हो रहा, तो उस केस में मोनोपोलिस्ट को लग रहा है कि यार हाई प्राइसेज ही कर देता हूँ क्योंकि डिमांड इतनी कम नहीं हो रही है। दिस इम्प्लाइज दैट वेन द मोनोपोलिस्ट चार्जेज ए हायर प्राइस फ्रॉम देम दे डू नॉट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस देयर परचेज इन रेस्पॉन्स टू हायर प्राइस। इसका मतलब क्या है, कंज्यूमर जनरली उस प्राइस को देखते हुए डिमांड को इतना कम नहीं करते हैं लेकिन इतना कम भी नहीं करते हैं। तो एक तरीके से जो सप्लायर है वो एनकरेज होता है कि मैंने अगर प्राइस बढ़ा दी है तो उस हिसाब से क्या होगा, मेरा जो टोटल रेवेन्यू है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक, क्योंकि वो एनकरेज होता है प्राइस बढ़ाने से, क्योंकि वहाँ पे उसको पता चल रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है, तो कंज्यूमर एक तरीके से क्या होगा, अपनी जो भी डिमांड है वो ज़्यादा कम नहीं करेगा, तो मैं क्या करता हूँ, प्राइस हाई कर देता हूँ। इट शुड नॉट बी पॉसिबल फॉर द बायर ऑफ लो प्राइस मार्केट टू रीसेल द प्रोडक्ट टू द बायर ऑफ हाई प्राइस मार्केट, दैट इज देयर मस्ट बी नो मार्केट आर्बिट्रेज। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी पर्टिकुलर लो प्राइस मार्केट का बायर है, मतलब कंज्यूमर है, गुड्स को खरीद के हाई मार्केट में बेच के आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम मोनोपोली की बात कर रहे हैं। मोनोपोली का मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर सेलर है, ये नहीं कि बायर जो भी खरीद रहा है वो वापस से क्या कर रहा है, रीसेल का काम कर रहा है। ऐसा वो नहीं कर सकता। इसे हम बोलेंगे कि मार्केट आर्बिट्रेज नहीं होना चाहिए, मतलब एक सिंगल सेलर होना चाहिए। ये नहीं कि बायर खरीद के वापस से रीसेल कर रहा है, ऐसा पर्टिकुलर पार्ट आएगा ही नहीं। उस केस में तो फिर क्या हो जाएंगे, और सेलर आते जाएंगे। वो क्या करेंगे, एक मार्केट में उस पर्टिकुलर सिंगल सेलर से क्या करेंगे, लोअर प्राइस पे खरीदेंगे, मान लो 15 रुपीज़ पे, फिर रिचर सोसाइटी को क्या करेंगे, 20 में बेच देंगे। ऐसा करेंगे। जैसे मैंने बताया ना कि अगर आप रिचर सोसाइटी में 25 में बेच रहे हो और जो नॉर्मल सोसाइटी उसमें 15 में बेच रहे हो, तो जिसको बेच रहे हो ना वो क्या करेंगे, 15 में ख़रीद के और 20 में क्या करेंगे, रिचर सोसाइटी में बेच के आएंगे। ऐसा पर्टिकुलर पार्ट नहीं है, याद रखना। कहने का मतलब मार्केट आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है। इसका मतलब ये समझ जाना कि सिंगल सेलर ही है, और सिंगल सेलर क्या करेगा, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट, यानी क्या बोल सकते हैं, डिस्क्रिमिनेटिंग प्राइस अगर रखेगा तो उस केस में वो क्या करेगा, हायर प्राइस चार्ज करेगा इनइलास्टिक डिमांड के लिए। तो ऐसे मार्केट में हायर प्राइस रखेगा जहाँ पे रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड है, मतलब लेस देन 1। और लो प्राइस कहाँ रखेगा, जहाँ पे हाईली इलास्टिक मार्केट है, हाईली इलास्टिक डिमांड है। मतलब अगर प्राइस में 5% चेंज कर रहे हैं तो डिमांड में कितना परसेंट असर हो रहा है, 20% हो रहा है। तो उस केस में वो लोअर प्राइस रखने ही करेगा जिससे वो ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर सके। मान लो कि अगर 10 रुपीज़ की प्राइस है और उसको वो 9 कर रहा है, तो उस केस में आपको पता है कि 10% चेंज हो रहा है। तो डिमांड जैसे 100 क्वांटिटी की है, तो वो चाहता है कि उस केस में क्या हो कि वो प्राइस लो कर रहा है तो डिमांड कितनी हो जाए, 120 हो जाए, 130 हो जाए। सपोज करो 130 हो जाती है तो 100 से 130 30%। तो आपको पता है कि 10% प्राइस कम करने से डिमांड में जो असर हुआ वो कितना हुआ, 30% हुआ। तो हाईली रेस्पॉन्सिव है। तो उस केस में वो कब होगी, जब प्राइसेस कम चार्ज की जाती है। द मार्केट विच इज़ हाईली रेस्पॉन्सिव
टू प्राइस चेंजेस इज चार्ज लेस। इसका मतलब जब हाईली इलास्टिक पार्ट रहेगा तो लो प्राइस चार्ज करेगा, जब रिलेटिवली इनइलास्टिक रहेगा मतलब लेस देन 1 रहेगा तो उस केस में क्या करेगा, वो हाई प्राइस चार्ज करेगा। ऑन द होल द मोनोपोलिस्ट बेनिफिट फ्रॉम सच डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है आपको न्यूमेरिकल, जिससे आप समझ जाओगे क्या बोल रखा है। देखिए मान के चलो कि एक सिंगल मोनोपोली प्राइस उसने सेट कर रखी थी 30 रुपीज़। अभी देखो अलग कर देगा वो प्राइस, वो देखना खुद ही। सिंगल मोनोपोली प्राइस उसने सेट कर रखी थी 30 रुपीज़। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द मार्केट ए एंड बी, दो मार्केट है, एक ए मार्केट है और एक बी मार्केट है। एक में इलास्टिसिटी 2 है और एक में कितनी, देखो कितनी ज़्यादा है 5। एक में 1% प्राइस चेंज होने से डिमांड पे 2% असर होता है और एक में क्या है 1% चेंज होने से 5%। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली जब इसने फॉर्मूला सॉल्व किया, जो कि आपको मैंने रेवेन्यू वाले पार्ट में फॉर्मूला बताया था निकाल के कि एम आर इज इक्वल टू ए आर इंटू ई माइनस 1 अपॉन ई। तो यहाँ पे देखिए ये 15 रुपीज़ की एम आर है और यहाँ पे देखो क्या निकली 24, दोनों अलग आ गई। जबकि मैं क्या बोलता हूँ, एक मार्केट की एम आर दूसरे मार्केट की एम आर से इक्वल होनी चाहिए। तो वो तब तक क्या करेगा, इस पर्टिकुलर मार्केट ए की यूनिट को यहाँ शिफ्ट करता जाएगा। यानी जो मार्केट ए में बेच रहा था अब यहाँ पे कम बेचेगा, उनको यहाँ शिफ्ट करता जाएगा। तो जो 9 रुपये का लॉस हो रहा है, आप देख सकते हो 24 और 15, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर मार्केट में 9 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो ये ऐसे करते करते इक्वल पार्ट पे पहुंच जाएंगे और कहीं ना कहीं मान के चलो कि ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे मान के चलो क्या पता 19 इज इक्वल टू 19 हो जाए, या क्या पता इसका भी 20 निकल के आ रहा है मार्जिनल रेवेन्यू और इसका भी 20 निकल के आ रहा है। तो जो यूनिट यहाँ बिकती थी उसकी जगह यहाँ पे कुछ शिफ्ट कर देगा। ठीक, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक तरीके से क्या है, इलास्टिसिटी जो है वो हाई है, तो उसमें क्या करेगा, यहाँ पे लो प्राइस कर देगा। लो प्राइस करते ही डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक, तो इस तरीके से आपको बोल रहा है कि कुछ यूनिट यहाँ शिफ्ट कर देगा और यहाँ पे नहीं करेगा। और आप ये भी सोचिए, दिमाग लगाइए कि देखो यहाँ पे इलास्टिसिटी 2 है, यहाँ पे कितनी है 5 है, तो यहाँ पे ज़्यादा असर होता है। तो आपको पता है कि जहाँ पे ज़्यादा असर नहीं होता, जहाँ पे हम बोलते हैं एक तरीके से रिलेटिवली इनइलास्टिक, देखो इसके कंपैरिजन में तो इनइलास्टिक ही है क्योंकि यहाँ पे 5% चेंज हो रहा है और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 2%। ऐसे मान के चलिए 1% प्राइस में चेंज होने से डिमांड पे 2% और यहाँ पे 5%, तो यहाँ पे कम चेंज हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा, हमें पता है कि हम ए आर का मतलब क्या बोलते हैं, पी इक्वल टू ए आर। तो हम प्राइसेस क्या करेंगे, हाई सेट कर देंगे। 30 रुपीज़ की जगह क्या करेंगे 50, 40 ये सेट कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि डिमांड इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होगी। चाहे हम प्राइस बढ़ा भी देंगे तो डिमांड कम होगी, लेकिन कम होगी। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ही प्राइस 30 की जगह 25, 20 रख देंगे तो अपने आप हमारा मार्जिनल रेवेन्यू का पार्ट कहीं ना कहीं आके मिल जाएगा और जो 15, 24 का गैप है वो दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बोल रखा है जो सारा का सारा पार्ट है, It is thus clear that the marginal revenue in two markets are different when elasticity of demand at the single price are different. Further, we see that marginal revenue in the market in which elasticity is high is greater than marginal revenue in the market where elasticity is low. तो आप देख सकते हो जो marginal revenue आपका नीचे निकला वो कितना निकला था 24, वो हाई है जहाँ पे elasticity क्या है ज़्यादा है, और जहाँ पे elasticity low थी वहाँ पे marginal revenue कितना था 15, तो 24 ज़्यादा है 15 से। ठीक है, तो जहाँ पे हाई elasticity वहाँ पे हम क्या बोलेंगे 24, यानी मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है, और जहाँ पे लो इलास्टिसिटी रेवेन्यू कम आ रहा है। देयरफॉर इट इज़ प्रॉफिटेबल फॉर द मोनोपोलिस्ट टू ट्रांसफर सम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम मार्केट ए वेयर इलास्टिसिटी इज लेस, समझ गए, एंड देयरफॉर मार्जिनल रेवेन्यू इज लो टू मार्केट बी वेयर इलास्टिसिटी इज हाई एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज लार्ज। तो आपको पता चल रहा है, जब आपने ऊपर पर्टिकुलर पॉइंट देखा तो मैंने आपको बताया कि यहाँ से यहाँ शिफ्ट करा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इलास्टिसिटी लो है और उस हिसाब से मार्जिनल रेवेन्यू देखोगे आपको 15 दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देख लेना इलास्टिसिटी आपकी हाई है और मार्जिनल रेवेन्यू भी आपका उस हिसाब से। तो देखिए इलास्टिसिटी हाई और मार्जिनल रेवेन्यू भी लार्ज है। दस व्हेन द मोनोपोलिस्ट ट्रांसफर वन यूनिट फ्रॉम ए टू बी द लॉस इन रेवेन्यू विल बी मोर देन कंपनसेटेड बाई गेन इन रेवेन्यू। ऑन द होल द गेन इन रेवेन्यू विल बी 9। तो आप देख सकते हो कि वो कहीं ना कहीं आके अपने आप मिल जाएगा। इट इज़ टू बी नोटेड दैट व्हेन सम यूनिट आर ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी द प्राइस इन मार्केट ए विल राइज एंड इट विल फॉल इन बी। तो आपको बोल दिया ना, कुछ यूनिट कहाँ बेचने लग जाएंगे, हम कहाँ पे बेचने लग जाएंगे, दूसरे मार्केट में, बी मार्केट में। तो हमने कुछ यूनिट ए की बी मार्केट में शिफ्ट क्यों करी, क्योंकि हमें पता है कि प्राइसेस बढ़ाने से, खुद दिमाग लगाइए, मैंने आपको क्या बोला कि प्राइसेस अगर मैं 40, 50 कर दूंगा तो कुछ डिमांड कम हो जाएगी, तो कुछ यूनिट यहाँ चली गई, और यहाँ पे जैसे ही लो प्राइस की तो डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई। तो उस केस में जो रेवेन्यू है वो अपने आप थोड़ा सा मार्जिनल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और मान के चलो यहाँ 20 आ गया और यहाँ भी 20 आ जाएगा। इस तरीके से आपका पार्ट आता है, क्योंकि आपको पता है कि आप जैसे ही उसको इलास्टिसिटी के साथ इंटू करोगे AR को,
तो कहीं ना कहीं आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या आएगा, निकलेगा ही निकलेगा। तो आपको पता है कि अगर एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होता है तो उस हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा निकलेगा, और यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू कम होता है तो कम निकलेगा। तो कम निकलेगा, अपने आप क्या होगा, वो इक्वल बन जाएगा। तो एक का लॉस दूसरे के गेन को क्या कर रहा है, यानी एक का गेन दूसरे के लॉस को क्या कर रहा है, सेट ऑफ कर रहा है। यहाँ पे यही बोल रखा है आपको, इट इज़ टू बी नोटेड दैट व्हेन सम यूनिट आर ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी द प्राइस इन मार्केट ए विल राइज एंड इट विल फॉल इन बी। आ गया, देखो मैंने ये बोला, प्राइस इन मार्केट ए विल राइज and it will fall in B. This means that monopolist is now discriminating between market and A and B. Again, it is to be noted that there is a limit to which units of output can be transferred from A to B. Once this limit is reached and once a point is reached when the marginal revenue in the two market become equal as a result of transfer of output, it will no longer be profitable to shift more output from market A to B. आपको मैंने यही बोला कि marginal revenue is equal to marginal revenue हो जाना चाहिए A का और B का। जहाँ पर अगर आप और आगे बढ़ते गए तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, उल्टा पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि मार्जिनल रेवेन्यू बी में ज़्यादा था, लेकिन आपने जैसे इक्वल करा और मान लो 20 इज इक्वल टू 20 हो गया, तो यहीं पे रुक जाओ, इससे आगे मत बढ़ो। ठीक है, व्हेन दिस पॉइंट ऑफ इक्वलिटी इज रीच्ड द मोनोपोलिस्ट विल बी चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेज इन टू मार्केट, ए हायर प्राइस इन मार्केट ए विद लोअर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड ए लोअर प्राइस इन मार्केट बी विद हायर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आप सोच सकते हैं कि पहले एक तरीके से प्राइसेस क्या थी, कम थी, और इलास्टिसिटी भी क्या थी, वही थी। पहले प्राइस क्या थी, इक्वल थी 30-30, लेकिन यहाँ पे अब प्राइस मान लो 40-45 ये आ जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगी 20-25, यानी 30 से कम हो जाएगी, और यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। इलास्टिसिटी लो है, इलास्टिसिटी हाई है। तो आई होप इतना आपको पार्ट आ गया होगा, तो ये ज़रूर देखना। लेकिन देखिए क्या है कि ये बस समझने के लिए था, इतना ज़्यादा एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मेरे को बताना था, इसलिए मैंने कवर करवाया है। अब देखिए क्या कर रहे हैं अपन, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं आज की वीडियो में। और मैंने जो बताया था कि टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट भी आएगा आपका, यानी 3 डिग्रीज आएंगी जो भी प्रोफेसर पीगू के हिसाब से, जिसे हम बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये भी आपके आ सकते हैं। तो ये पार्ट और इक्विलिब्रियम अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट है, वो अगली वीडियो में करेंगे। और इसके अलावा मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का पार्ट भी मैं अगली वीडियो में एंड करवा ही दूंगा, क्योंकि उसमें आपका इतना पार्ट मेरे हिसाब से आएगा नहीं, नॉर्मल शुरू का पार्ट आएगा। तो जितने भी पेज का ये पार्ट बनता है, हाँ, तो अराउंड मान के चलना हो ही जाएगा, अगली वीडियो में आपका हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, अभी आपको ऑब्जेक्टिव से पार्ट बता देता हूँ। ठीक है, तो 1 मिनट ऑब्जेक्टिव पे लेके चल लेता हूँ। ये आ गया। अब देखो ऑब्जेक्टिव में जनरली क्या बोल रखा है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में, कि आपको जनरली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हैं, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, टू डिस्पोज ऑफ सरप्लस स्टॉक। यहाँ पे आपको पता है कि अगर मैंने आपको अभी मार्केट ए वाला पार्ट बताया और मार्केट कौन सा बताया, बी वाला पार्ट बताया, तो ए में आप देखते कि आपने अगर मार्जिनल रेवेन्यू देखा होगा तो 15 रुपीज़ था, और बी में कितना था 24, प्राइस नॉर्मल 30 रुपीज़ ही थी। इलास्टिसिटी यहाँ पे कम थी मार्केट ए में और यहाँ पे ज़्यादा थी। तो आपको यहाँ पे ही सही लग रहा होगा कि क्या करते हैं, इधर जनरली यूनिट ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो टू डिस्पोज ऑफ सरप्लस स्टॉक, तो जो ए मार्केट में ज़्यादा स्टॉक बचा हुआ था, क्यों, क्योंकि वहाँ पे इलास्टिसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, हम बोल सकते हैं कम थी। तो अगर हम प्राइस क्या करते हैं, कम भी करते तो डिमांड इतनी बढ़ती नहीं, तो हम क्या करते हैं प्राइस वहाँ बढ़ा देते हैं, तो डिमांड क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। जो भी थोड़ी सी कम है वो यूनिट यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। तो सरप्लस स्टॉक को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, टू एन्जॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आपको पता है कि मैंने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट बोला या मोनोपोली का पार्ट बोला। मोनोपोली कौन गेन करता है जनरली, ऐसी इकोनॉमिक फर्म जो लार्ज स्केल पे काम कर रही है, जो अपना आउटपुट बढ़ाते जा रही है, जिसमें एक तरीके से हम बोल सकते हैं उसकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कम आती जा रही है, तो वो जनरली इकोनॉमीज ऑफ स्केल का पॉइंट आ गया। ठीक, टू कैप्चर फॉरेन मार्केट्स, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या हुआ कि फॉरेन मार्केट को कैप्चर करने के लिए मैंने आपको बताया चाइना कंट्री जनरली क्या करती है, इंडिया में सस्ते में बेचती है, और ख़ुद की कंट्री में चाहे महंगे में बेच रही हो, लेकिन दूसरी कंट्री में क्या करती है, चाहे इंडिया की बात करो चाहे दूसरी कंट्री कहीं पे भी, क्या करती है, चीप प्राइस पे गुड्स बेचती है। तो वो क्यों बेचती है, वो एक तरीके से दूसरे मार्केट को कैप्चर करना चाहती है। तो वो क्या कर रही है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। टू सिक्योर इक्विटी थ्रो प्राइसिंग, इसका मतलब ये बोल सकता हूँ मैं, देखिए कि मार्जिनल रेवेन्यू को इक्वल लेके आना चाहती है, ऐसे बोल सकता हूँ। क्योंकि आपको पता है कि देखो, अगर मैंने पिछले एग्जांपल में बताया कि 30 रुपीज़ की प्राइस ही दोनों मार्केट की सेट थी, लेकिन एक में क्या हो गई, ए में ज़्यादा हो गई और बी में मार्केट प्राइस क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो आपको पता है कि इक्विटी सिक्योर करना, इक्विटी का मतलब क्या हो, मार्जिनल रेवेन्यू जो गैप आ रहा है 15 और 24 का, उसको कहीं ना कहीं आके मिलाना। जैसे 20 ऐसे करना था, जहाँ पे एक गुड की प्राइस हम क्या कर रहे हैं, एक मार्केट में प्राइस क्या कर रहे हैं, हाई कर रहे हैं, और एक मार्केट में प्राइस क्या कर रहे हैं, लो कर रहे हैं।
तो टू सिक्योर इक्विटी किसके थ्रू, प्राइसिंग के थ्रू, अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस रख के, ठीक है। फिर आपको बोल रखा है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में टेक प्लेस फॉर रीजन सच एज डिफरेंस इन द नेचर एंड टाइप ऑफ पर्सन हु बाय द प्रोडक्ट, डिफरेंस इन द नेचर ऑफ लोकेलिटी वेयर द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एंड डिफरेंस इन द इनकम लेवल, एज, साइज ऑफ परचेज एंड टाइम ऑफ परचेज। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में भी रिलेटेड टू कंज्यूमर सरप्लस एंजॉयड बाय द कस्टमर्स। अब देखो ये जो कंज्यूमर सरप्लस का पार्ट है वो जनरली इसमें ही आएगा। अब आपको बताया कि देखो कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस मतलब क्या हुआ, कंज्यूमर के पास जो अमाउंट पड़ा हुआ है। अब देखो पुअर सेक्शन की बात करोगे तो उसके पास इतना अमाउंट नहीं होता। तो आपको पता है कि जैसे मैंने डॉक्टर का पार्ट बताया, तो वो जिस एरिया से बिलोंग करता है, अगर उसको पता है कि वहाँ के एरिया के पर्सन सिर्फ 200 रुपीज़ ही पर कंसल्टेंसी के दे सकते हैं, तो उनसे उतना ही चार्ज करेगा। अब सपोज करो कि वो फोर्टिस या इसी टाइप के कोई हॉस्पिटल में जाता है, तो वहाँ पे उसको पता है कि जो आएंगे वो रिसर्च सेक्शन वाले आएंगे या अपर मीडियम क्लास वाले आएंगे, तो उनसे वो 500 रुपीज़ या मैं बोल सकता हूँ कि 1000 रुपीज़ पर कंसल्टेंसी के चार्ज करेगा। तो ऐसे क्यों चार्ज करेगा, तो वो नेचर ऑफ लोकेलिटी, ऐसे आपको एग्जांपल दे रखा है, वो सोचिए एज के बेसिस पे, इनकम लेवल के बेसिस पे, परचेज की साइज़ के बेसिस पे। परचेज की साइज़ पे कैसे होता है, आप मान के चलो कि एक साबुन का पैकेट लेते हो, यानी एक साबुन लेते हो, सोप लेते हो, तो आपको पता है कि वो कितने का पड़ता है, आपको 30 का पड़ता है। लेकिन आपको उसने बोला कि यार 3 का पैकेट है, यानी 2 के साथ 1 फ्री या 3 के साथ 1 फ्री, ऐसे भी होता है। तो 2 के साथ 1 फ्री मतलब 3 का पैकेट है, वो आपको कितने का पड़ जाएगा, 75 का। तो आपने क्या सोचा कि यार 30 × 3 90 रुपीज़ का जो पड़ता है वो आपको 75 का पड़ रहा है, तो आप बल्क में खरीदोगे। इसलिए प्राइस को क्या कर दिया, डिस्क्रिमिनेट कर दिया कि एक सोप के लिए 30, लेकिन अगर आप 3 लोगे तो 75, ठीक। तो वो भी एक तरीके से टाइप हो गया। तो वो किस में देखेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे, जिसमें आपका क्या आएगा, ये प्रोफेसर पीगू वाला पार्ट आएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक का तो पार्ट समझ में आया होगा, क्योंकि अराउंड मैंने 9 to 10 पेज कवर कर दिए और ये 1 hour 21 मिनट की वीडियो अराउंड बन गई। उससे ज़्यादा कवर कराऊंगा तो आपको नींद आने लग जाएगी, इसलिए क्या करेंगे, हम उसको अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। बाकी इसकी 2 वीडियो और बची हुई है, तो 2 वीडियो में सारा का सारा पार्ट इसका फिनिश कर देंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।